ओके। तो कल की क्लास में हमने क्या किया था, जस्ट आपको एक हाई लेवल ओवरव्यू दिया था एआई होता क्या है, दैट्स इट, राइट। और कौन कौन से टॉप मोस्ट एआई के कंसेप्ट्स चल रहे हैं मार्केट में, राइट। जैसे एक बेसिक एआई का कंसेप्ट था जो रूल बेस्ड था, जो पहले से 20 साल से है इंडस्ट्री में, राइट। इसके बाद मार्केट में क्या है, एजेंटिक एआई, जो आज के डेट में सबसे करंट एआई का कंसेप्ट है जो चल रहा है। तो इसमें क्या होता है कि पहले जो एआई चलता था उसमें रूल बेस होता था, डेवलपर को कोड लिखना पड़ता था, उसके पास खुद की अपनी मेमोरी नहीं होती थी, वो खुद से डिसीजन नहीं ले पाता था, क्योंकि तुम रूल बेस जैसा कोड लिखे हो वैसा वो काम करता था, राइट। लेकिन जब से एजेंटिक एआई पिक्चर में आया तो इसका मतलब इसके पास खुद की मेमोरी है, एज ए इंसान खुद का दिमाग है, और ये खुद कैपेबल होगा डिसीजन लेने में कि किस सिचुएशन में उसको क्या करना चाहिए, वो खुद डिसीजन लेगा और डिसीजन लेने के बाद खुद से एक्टिविटी परफॉर्म करेगा। समझ गए? तो दिस इज द एरा ऑफ एजेंटिक एआई। क्लियर है ना? अब एजेंटिक एआई करने के बाद क्या होगा कि जैसे अभी आपके पास जनरेटिव एआई जो आप देखते हो, जैसे चैट जीपीटी है, उसकी लिमिटेशंस क्या है, सबसे पहले वो जानना जरूरी है, तभी तो एजेंटिक एआई पिक्चर में आएगा, राइट। तो चैट जीपीटी से अगर आप कुछ बोलते हो करने के लिए, राइट, तो वो सिर्फ आपको इंफॉर्मेशन समराइज करके देता है। आप उसको प्रॉम्प्ट देते हो तो वो आपको इंफॉर्मेशन सिर्फ दे देता है, लेकिन वो आपके बिहाफ पे एक्शन नहीं करता। समझ गए? लेकिन जब जनरेटिव एआई के साथ एजेंट इंटीग्रेट होगा, एजेंट जब काम करेगा तो वो एक्शन भी लेगा। जैसे अभी अगर आपको चैट जीपीटी से पूछो कि सिंपल सा बेस्ट ऑटोमेशन टूल कौन सा है, वो बताएगा। कोई कोड सर्च करो, वो सब चीजें आपको इन्फॉर्मेशन देगा। तो बेसिकली आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा है, सिंपल। लेकिन अगर आप उसको बोलो कि लेट से यात्रा.com पे जाओ और मुंबई से दिल्ली की फ्लाइट बुक कर दो, तो वो नहीं करेगा, क्योंकि वो एक्शन करना हुआ ना उसको, बिहाफ तुम्हारे बिहाफ पे, वो क्यों करेगा? तब अगर हम एजेंटिक मतलब एजेंटिक एआई उसमें इंटीग्रेट करते जनरेटिव एआई के साथ, राइट, तब वो एक्शन भी परफॉर्म करेगा। अब जैसे बहुत सारा यूज केसेस में आपको बताता हूँ, तो धीरे धीरे हमें सारे यूज केसेस के बारे में सोचना है, और एआई पे काम करने का मोटिव होना चाहिए आपका कि आप कौन सी प्रॉब्लम को सॉल्व करने जा रहे हो। क्योंकि एक तो हुआ नॉर्मल चीज कि आप एआई को सीख रहे हो, तो एक स्किल्स है, लेकिन ये स्किल सीखने के बाद इसको आप प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट कहाँ करने वाले हो, इसका एडवांटेज कहाँ लेने वाले हो अपने पास कंपनी में। तो नो डाउट कि एआई सीखने से एक तो हमारी प्रोडक्टिविटी तो बढ़ेगी, लेकिन हमें किसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन भी तो बनाना है, राइट। तो एग्जाम्पल के लिए जैसे अब कई सारे यूज केसेस हो सकते हैं, जैसे सबको टेस्ट डेटा की जरूरत पड़ती है ना। अब टेस्ट डेटा अगर आपको चाहिए तो आप डेटाबेस में जाते हो, सर्च करते हो डेटा को, आप अपनी क्वेरी खुद से लिखते हो, क्वेरी टेबल को समझते हो, टेबल के रिलेशन को समझते हो, उसके स्कीमा को समझते हो, फिर अपना खुद का क्वेरी बनाते हो, ज्वाइंस क्वेरी बनाते हो, ये सारी फिर टेबल में जाके रन करते हो, फिर डेटा फेच करके लाते हो। अभी ऑटोमेशन का अप्रोच यही है। तो अगर हम एक एजेंट बनाए और एजेंट को सिंपल सा प्रॉम्प्ट दे दें कि लेट्स से कि फाइंड आउट ऑल कस्टमर्स ना, कि सारे कस्टमर को फाइंड आउट करो हु हैज बॉट द आईफोन 17 सिंस लास्ट 15 डेज। सिंपल। अब तुमने एक प्लेन इंग्लिश लिख दिया, अब एजेंट क्या करेगा, इसको ट्रांसलेट करेगा, सीक्वल क्वेरी में कन्वर्ट करेगा और डेटाबेस से कनेक्ट करेगा, फिर डेटाबेस में वो क्वेरी रन करेगा, फिर वो डेटा फेच करेगा। अब डेटा तुम्हें, अब वहां से बहुत सारा डेटा आया, अब उस डेटा को तुम फर्दर प्रॉम्प्ट देके उसको कस्टमाइज कर सकते हो कि तुम्हें कितनी रोज चाहिए, कौन कौन से कॉलम चाहिए, तो उस फॉर्मेट में आपको डेटा उठाएगा। फिर आप बोलोगे कि यूज दिस डेटा टुवर्ड्स द ऑटोमेशन स्क्रिप्ट, कि अब ऑटोमेशन स्क्रिप्ट में ये डेटा इंजेक्ट करके अगला सिनेरियो तुम्हें रन करना है। तो ये सब काम अब कौन करेगा? एजेंट। तो ये सोल्यूशन हुआ ना। अब तुमने एक एजेंट अगर बना लिया तो उस एजेंट को तुम रोल आउट पूरे कंपनी में कर सकते हो, कि किसी को भी डेटा चाहिए तो उसको याद करने की जरूरत नहीं है कि डेटाबेस में टेबल कौन सा है, रिलेशन कौन सा है, कुछ भी नहीं। जस्ट तुम एक प्रॉम्प्ट दोगे एज ए ह्यूमन, राइट, कि हमें ये डेटा चाहिए, वो खुद जाएगा डेटाबेस में कनेक्ट करेगा, खुद डेटा को फेच करेगा, समराइज करेगा और आपको डेटा वापस कर देगा। लेकिन अगर आप आज के डेट में जनरेटिव एआई को बोलो चैट जीपीटी को डेटाबेस से जाके कनेक्ट करे ये सब, तो वो नहीं कर पाएगा। तो मतलब है ना प्रॉब्लम। दूसरी चीज, जितना ज्यादा यूज केसेस आपके पास होंगे उतना ज्यादा आप इसके सॉल्यूशंस को क्रिएट कर पाओगे, क्योंकि यूज केस इज इंपॉर्टेंट। अगर आपको यूज केस ही नहीं पता है, अब जैसे मान लो
हमें किसी प्रोडक्ट की सिंपल सा एज ए सोचो, हर एक एरिया में, चाहे वो बीए हो, चाहे टेस्टर हो, चाहे स्क्रम मास्टर हो, सबके लिए एप्लीकेबल है, राइट? तभी मैंने इसका टॉपिक का नाम दिया पहले क्या, एआई फॉर ऑल। सब यूज कर सकते हैं। अब जैसे मेरे पास मान लो एक रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट आई पीडीएफ में क्लाइंट की तरफ से कि मुझे एक जोमेटो जैसी वेबसाइट बनानी है, उसमें हमारे पास ये सब प्रोडक्ट्स की लिस्ट होंगी, ऐसे ऐसे ये फंक्शनैलिटी काम होनी चाहिए। अब वो पीडीएफ 100 पेज का है, राइट? अब उस पीडीएफ को रीड करके प्रोडक्ट ओनर को क्या करना पड़ेगा, इनिशिएटिव्स लेने पड़ेंगे, जैसे एपिक्स बनाने पड़ेंगे जीरा में जाके, एपिक्स के करेस्पॉन्डिंग यूजर स्टोरीज बनानी पड़ेंगी, राइट? टास्क बनाने पड़ेंगे, ये सारी चीजें करनी पड़ेंगी। तो आप एजेंट को वो डॉक्यूमेंट दे दो, वो खुद रीड करेगा, रीड करके वो खुद सजेस्ट करेगा कितने एपिक्स बना सकते हो, कौन कौन से एपिक्स होंगे, उस एपिक्स के अंदर कौन कौन से यूजर स्टोरीज होंगी, वो सब चीजें आपको ड्राफ्ट करके दे देगा। तो ये काम तो चैट जीपीटी कर दिया इतना। लेकिन अब एजेंट आपको बोलो कि इसको जाओ जीरा में क्रिएट कर दो सब डायरेक्टली, तो एजेंट अब यहाँ पे क्या करेगा, जीरा से कनेक्ट करेगा और आपके बिहाफ पे 100 एपिक्स 500 यूजर स्टोरी एक दिन में डंप कर दिया। जो काम आप महीनों में करते वो कर दिया। अब तुम्हें करना क्या है, एज ए ह्यूमन आप कंप्लीटली एआई पे रिलाई नहीं कर सकते, दैट्स द थिंग। सिंपल सी बात है, ये नहीं कि एआई है तो ये ह्यूमन को रिप्लेस नहीं कर सकता, ये गलती भी करेगा। अभी मैं आपको दिखाता हूं करके, ठीक है ना? तो ये मिस्टेक भी कर सकता है, क्योंकि जितना इसके पास ट्रेनिंग डेटा है, जितने डेटा पे ये ट्रेंड हुआ वही तो कर सकता है ये। जहां नहीं होगी इसको इन्फॉर्मेशन, वो नहीं कर पाएगा एफिशिएंटली, राइट? तो वहां पे जाके आपको फिर से जीरा में जाके रिव्यू करना पड़ेगा कि कोई चीज मिस तो नहीं है, सब चीजें प्रॉपर है, तो एक बार रिव्यू तो करना पड़ेगा। अब रिव्यू तो वैसे भी करना पड़ता है, क्योंकि अगर एक बंदे ने काम किया तो दूसरा बंदा तो रिव्यू करता ही है। तो एक बंदे का काम खत्म हुआ, रिव्यूअर उसको रिव्यू करेगा, कुछ मॉडिफिकेशन लगा, कुछ एड ऑन लगा, डिलीशन लगा तो हटा सकता है, ऐड कर सकता है, मॉडिफाई कर सकता है। बट फिर भी क्या हुआ, एटलीस्ट 80% प्रोडक्टिविटी बढ़ गई बंदे की, तो क्यों ना करे वो? सिंपल है, राइट? तो ऐसे ऐसे हर एक यूज केस होते हैं आपके पास। फिर ऐसे कोई पीडीएफ डॉक्यूमेंट है जिसमें समराइज करना है, इस पीडीएफ डॉक्यूमेंट को समराइज करके मुझे बता दो कि पर्टिकुलर क्या क्या एक्शंस आइटम है हमारे पास, वो आपको बता देगा। अभी आप कोई मीटिंग नहीं अटेंड कर पाए, मान लो एक एग्जांपल लेता हूं, आज के डेट में बहुत अच्छे से चल रहा है, आप कोई मीटिंग अटेंड नहीं कर पाए, ठीक है? अब मीटिंग मान लो रिकॉर्ड हुआ, तो आजकल टीम के अंदर भी एआई इंटीग्रेटेड है, टीम्स के अंदर भी एआई इंटीग्रेटेड है। वो क्या करता है, आपके यहाँ पे ट्रांसक्रिप्ट जनरेट कर देता है। अब ट्रांसक्रिप्ट आपके पास है तो उसको बोलो कि ट्रांसक्रिप्ट को समराइज करके हमें दे दो, तो वो क्या करेगा, आपकी पूरी मीटिंग का जो समराइज करके आपको एग्जैक्ट कॉन्टेक्स्ट दे देगा, उस पे एक्शन आइटम किसके उसके ऊपर क्या क्या है, वो चीजें भी आपको मिल गई। तो आपको 2 घंटे बैठ के वीडियो तो नहीं देखनी पड़ेगी ना। तो सम एक्सटेंट इज वेरी बेनिफिट एंड वेरी यूजफुल। तो इसलिए हमें ये सब चीजें करनी चाहिए। तो हर एक स्टेप पे छोटी छोटी चीजें, मतलब डे एंड डे आउट, हर एक मोमेंट पे आप हर एक काम को अच्छे से कर सकते हो यूजिंग चैट जीपीटी, मतलब कोई भी जनरेटिव एआई के थ्रू। अब पहला टॉपिक हम आज शुरू करते हैं कि एआई फॉर ऑल, इसमें हम क्या कवर करने वाले हैं, राइट? क्योंकि ये जो सेकंड चैप्टर है एजेंटिक एआई, इसमें हमारा पूरा का पूरा एआई के साथ एमएल मतलब मशीन लर्निंग के अंदर एनएलपी, आपका जो कल मैंने बताया था, राइट? डीप इन्फोर्समेंट लर्निंग, सुपरवाइज लर्निंग, अनसुपरवाइज लर्निंग, कंप्यूटर विजन, सब कुछ इसके अंदर आएगा। और ये सारी चीजें पूरा पाइथन बेस्ड होगा। तो हमें एग्जैक्टली हर एक चीज की कोडिंग करनी पड़ेगी, बट यहाँ पे हमें कोडिंग करने की जरूरत नहीं है। दिस इज एआई फॉर ऑल, मतलब आप ह्यूमन लाइफ में हर चीज के लिए इसको यूज कर सकते हो। बट यहाँ पे जब हम बात करेंगे तो हमें प्रॉपर स्किल्स आना चाहिए। हम एजेंट बनाएंगे, एजेंट को ट्रेंड करेंगे, एजेंट को फाइन ट्यून करेंगे, और उसको हमेशा मॉडल्स को इवेल्युएट करते रहेंगे और हमेशा उसको ट्रेनिंग करते रहेंगे, राइट? इफिशियंसी उसकी बढ़ाते रहेंगे, एड ऑन करते रहेंगे। अब डिफरेंट टाइप के वहाँ पे एजेंट बना सकते हैं कि एक एजेंट हो सकता है डेटाबेस से कनेक्ट करेगा, एक एजेंट हो सकता है जो एपीआई के थ्रू डाटा को इंफॉर्मेशन को ला पाएगा, एक एजेंट होगा जो खुद चीजों को एनालाइज करेगा, रिपोर्ट्स को एनालाइज करेगा, रिजल्ट्स को एनालाइज करेगा, राइट? हर एक चीज। तो ऐसे अलग अलग टाइप के हम एजेंट्स बनाएंगे बेस्ड ऑन योर रिक्वायरमेंट। तो तुम्हें कंपनी में अभी जैसे अंजलि ने बताया कि उनको कुछ ऐसा एजेंट बनाना है कि जो सारी चीजें खुद करके रखे। अब जैसे बहुत सारी कंपनीज में होते हैं ऑपरेशन साइड से कि मैनुअली लोग, बहुत सारा मैनुअल वर्क है बहुत सारी कंपनीज में, राइट? कि उनको क्या होता है, चेक आता है, कस्टमर का साइंड चेक होता है, अब चेक स्कैन कॉपी होती है,
स्कैन कॉपी को रीड करना, फिर वहां से डेटा कॉपी करना, फिर डेटा को जाके एक्सेल में बनाना, फिर चेक करना कि हाँ ये अमाउंट का ट्रांजैक्शन सेटलमेंट हुआ कि नहीं हुआ। तो ये पूरा मैनुअल टास्क है, इस पर बहुत ज्यादा मैन फोर्स काम कर रही है। इसको इजीली ऑटोमेट किया जा सकता है, राइट। अब कंप्यूटर विजन के अंदर OCRs या कैसे बहुत सारी लाइब्रेरीज हैं जो क्या करेगा, चेक को एक स्कैन करेगा, उसके अंदर का अमाउंट कहाँ है, सिग्नेचर क्या है, क्या चीज है, कौन सा फ्रॉम कौन है, किस टू कहाँ से है, किसका चेक है, राइट। वो हर चीज वहीं से स्कैन करेगा, डेटा को जाके ऑटोमेटिकली एक्सेल में राइट करके पॉपुलेट करेगा, वहां से कंपाइल करेगा, फिर हर एक ट्रांजेक्शन के करेस्पॉन्डिंग डेटाबेस से कनेक्ट करेगा, जाके ट्रांजेक्शन को वेरीफाई करेगा कि कौन सा ट्रांजेक्शन सर्टेड हुआ कि नहीं हुआ, कहीं पे डिस्क्रिपेंसीज है कि नहीं है, तो फाइंड आउट करके दे देगा ना। तो ऐसी चीजें सोचो कितनी हेल्पफुल है ये। तो इसका मतलब ये क्या हो गया, एक तरीके का ऑटोमेशन हो गया। तो इसको आप नॉर्मल तरीके से भी ऑटोमेट कर सकते हो यूजिंग OCR कंसेप्ट, बट इसको AI के थ्रू करोगे तो ज्यादा एडवांस हो जाएगा, और भी चीजें इसके अंदर इनहेंस हो सकती हैं। क्योंकि अगर आप मैनुअली वे में ऑटोमेट करते हो तो कभी कभी चेक का किसी का फॉन्ट का सिग्नेचर अलग है, किसी में अमाउंट लिखने का तरीका अलग है, हैंड राइटिंग को वो प्रॉपर रीड नहीं कर पाएगा। लेकिन AI है तो कितने भी टाइप के चेक आएंगे, जैसे मान लो एक डिफरेंट टाइप का चेक आया, वो नहीं समझ पाया, फिर आप मॉडल को ट्रेंड कर सकते हो किस टाइप में भी आए तो तुम्हें ये एक्शन लेना होगा। तो वो फ्यूचर में करता जाएगा ना, मॉडल इंप्रूव होता जाएगा लॉन्ग टर्म के लिए, और एक टाइम ऐसा आएगा वो हर चीज समझ पाएगा, कर पाएगा। तो स्टार्टिंग में थोड़े थोड़े चैलेंजेस आते जाएंगे, बट ग्राउंड ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जितना डाटा उसको मिलता जाएगा उतना ज्यादा वो ट्रेंड होता जाएगा और ज्यादा इफिशियंट होता चला जाएगा। तो ये है बेनिफिट। तो ऐसे बहुत सारे यूज केसेस आपके पास डे टू डे लाइफ में हो सकते हैं कि आपको क्या करना है। सिंपल। तो हमारे पास तो कई सारे यूज केसेस हैं जो कि मुझे करने हैं, सिंपल सी बात है। अब जैसे ऑटोमेशन में हमने कल बात किया था, सेल्फ हीलिंग इज मोस्ट बिगर प्रॉब्लम फॉर यू, राइट। अब सेल्फ हीलिंग में क्या है, कहीं नहीं होता, लेकिन अगर तुमने कर लिया तो ऑटोमेशन की स्क्रिप्ट अपने आप फिक्स हो रही है ना, दैट इज अ बेटर एडवांटेज। और बहुत सारी चीजें आप नहीं कर सकते, जैसे विजुअल कंपेयर, हर एक पेज पे खुद जा रहा है, वो खुद जाके सारा UI का लुक एंड फील भी चेक कर पा रहा है, तो और बेटर है ना। तो एटलीस्ट कहीं ना कहीं हम इसका एडवांटेज ले रहे हैं और हमें आगे चल के लेना है। दिस इज द गोल बेसिकली, जस्ट नॉट कि हमें इफिशियंट होना है, हमें अपना कम टाइम में कोड ही लिखना है, बट हर वे में इसका एडवांटेज ले सकते हो। मतलब जो काम इंसान कर रहा है आज के डेट में, ऐसे सोचो जो भी काम आप कर रहे हो, राइट, आपको लगता है कि इनोवेटिव नहीं है तो उसको आप एजेंट बना के उससे काम को करवाने की कोशिश करो। सिंपल सी बात है। तो आपके मल्टीपल हैंड्स हो जाएंगे, आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी। समझ गए। तो इसका ये कोई यूज केस ऐसा नहीं है कि जो इंडस्ट्री में ऑलरेडी क्रिएटेड है आप उसी पे काम करो, आप नया इन्वेंशन भी कर सकते हो। क्योंकि अगर आपको पता चल गया एजेंट क्रिएट कैसे होता है, हम मॉडल्स को ट्रेंड कैसे करते हैं, समझ गए, फाइन ट्यूनिंग कैसे करते हैं, कौन सा एल्गोरिथम यूज कैसे करेंगे, राइट, किस सिचुएशन में कौन सा एल्गोरिथम यूज होगा, सुपरवाइज होगा कि अनसुपरवाइज होगा कि रीइंफोर्समेंट लर्निंग करेगा, राइट। तो कौन सा एल्गोरिथम यूज करके फाइन ट्यूनिंग करना है, फिर इसको साइकिल में डेटा को कैसे एक लूप में ML ऑप्स के थ्रू डिप्लॉय करके इसको ट्रेनिंग करते रहना है, राइट, और इसको मॉनिटर करते रहना है। तो ये एक बार एक साइकिल पता चल गया तो फिर मैटर क्या होगा, आपको डेटा बनाना, करेक्ट एल्गोरिथम फाइंड आउट करना और फिर से वही प्रोसेस करना। तो आप कुछ भी कर सकते हो फिर, क्योंकि आपको तरीका पता चल गया कि ये काम कैसे करता है। अब जैसे अगर मैं एग्जांपल लूं सेलेनियम का, तो सेलेनियम में आपको पता चल गया कि क्लिक कैसे करना है, सेंड कीज कैसे काम करता है, फाइल अपलोड कैसे करता है, एक्शन क्लास कैसे काम करता है। आपको आइडिया है तो आप बना देते हो उसको, कोड को। तो वैसे उसको भी अगर एक बार आपको आइडिया लग गया कि मॉडल्स कैसे डिजाइन करते हैं हम AI के, राइट, तो फिर आप किसी भी टाइप का मॉडल बना सकते हो। समझ गए। जस्ट मैटर क्या होगा, डेटा फाइंड करना, करेक्ट डेटा नहीं होगा तो करेक्ट आउटपुट नहीं आएगा, तो मॉडल को ट्रेंड करना, यही सब सारी चीजें हैं मेन। समझ गए। तो चलो, तो ये बात की बात है जिसमें मैं आपको सारी डिटेल्स शेयर करूंगा। तो सबसे पहले आज बताता हूँ AI फॉर ऑल। तो सबसे पहले इसको सीखने के लिए आपके पास यूज केस होना चाहिए। तो मैं कुछ जनरल यूज केसेस लेके चलता हूँ टेस्टिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, एज वेल एज जनरल आइडिया, राइट। तो सबसे पहले इसके लिए हम यहाँ पे सीखने वाले हैं जनरेटिव AI। तो जैसे ही कोर्स स्टार्ट होगा नेक्स्ट वीक में, तो हम सबसे पहले प्रॉम्प्टिंग सीखेंगे कि प्रॉम्प्ट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर वर्किंग ऑन द जनरेटिव AI, राइट। तो जनरेटिव AI में प्रॉम्प्टिंग कैसे काम करेगा वो इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, उसके तब हम जनरेटिव AI को इफेक्टिवली यूज कर सकते हैं। अब सिर्फ जनरेटिव AI यूज करके हम क्या क्या बेनिफिट ले सकते हैं, तो ये मैं कुछ एग्जांपल्स बताता हूँ आपको, फिर आपको अपने प्रॉब्लम्स को समझना है, राइट। अपने प्रॉब्लम्स को मतलब जस्ट कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं सोचना है,
आप अपनी खुद की पर्सनल प्रॉब्लम्स को भी डिस्कस कर सकते हो, आइडिया ले सकते हो एज ए टीचर, राइट? जैसे मान लो आपको एआई सीखना है मेरे से, तो आप अपने प्रॉब्लम्स को मुझको बता रहे हो, मैं आपको सोल्यूशन दूंगा, तो ऐसे ही आप प्रॉब्लम को उसके साथ भी डिस्कस कर सकते हो। वो आपको कुछ तो सजेस्ट करेगा, करेगा कुछ नहीं, लेकिन बताएगा तो ये अप्रोच कर सकते हो, ट्राई कर सकते हो। तो कम से कम कुछ तो ट्राई करना बनेगा ना आपका। तो ये चीज होगी। तो अब सबसे पहले जनरेटिव एआई की बात करें, तो जनरेटिव एआई जो होता है, जैसे हमारा कौन कौन से टॉप 5 जनरेटिव एआई टूल्स हैं, तो कल हमने बात किया था, जैसे चैट जीपीटी हो गया, और डीप सीक हो गया, क्लाउड हो गया, जेमिनी हो गया, परप्लेक्सिटी हो गया। हाँ, किसी को कोई क्वेश्चन है क्या? ओके, तो अब मैं आपको दिखाता हूं। तो एक हम टॉप 5 जनरेटिव एआई को सिलेक्ट करते हैं और देखते हैं कि उनका बिहेवियर क्या है। समझ गए? और सबसे बेस्ट पार्ट क्या है जो मैं आपको बताऊंगा एंड में, जब हम आज अपना एजेंट क्रिएट करेंगे, तो हम अपने एजेंट के लिए जो डेटा बनाएंगे, राइट, वो डेटा चैट जीपीटी खुद बना के देगा। मतलब हमें डेटा भी फाइंड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बट अगर आप कंपनी के लिए एजेंट डिजाइन कर रहे हो, कंपनी के लिए जनरेटिव एआई चूज कर रहे हो, या फिर आप उसकी हेल्प ले रहे हो, तो बी माइंडफुल। क्योंकि आप क्या करोगे, आंख बंद करके चैट जीपीटी को इनपुट दोगे, बोलोगे ये करके दे, लेकिन वो कहीं ना कहीं एक प्रॉब्लम ये है कि आपका कंपनी का डेटा आप चैट जीपीटी के सर्वर पे जा रहा है। दिस इज रॉन्ग। समझ रहे हैं ना? अगर आपने कुछ ऐसा डाटा है जो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन उसके अंदर है, और वो डेटा आप चैट जीपीटी से बोल रहे हो कि नहीं इसके साथ ऐसा ऐसा समराइज करके दो, तो इसका मतलब आपका डेटा ब्रीच हो रहा है ना। तो बी माइंडफुल कि कंपनी में, इसीलिए बहुत सारी कंपनियां अलाउ नहीं कर रही हैं कि चैट जीपीटी या कोई भी एलएलएम मॉडल्स या जनरेटिव एआई टूल्स आप यूज करो, क्योंकि अगर मिस्टेक किया आपने तो प्रॉब्लम होगी, राइट? और जो कंपनियां अलाउ कर रही हैं, वो कंपनियां क्या कर रही हैं, उन्होंने फिल्टर लगा रखे हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं एक आर्किटेक्चर बना के समझाता हूं आपको, क्योंकि एआई का फायदा भी है तो इसका मिसयूज भी उतना ही ज्यादा होता है। जिस चीज का जितना ज्यादा एडवांटेज होता है, उतना उसको मिसयूज भी किया जा सकता है इजिली, राइट? तो सिंपल सा है कि सपोज करो कि ये हमारा हो गया चैट जीपीटी या कोई भी एक एलएलएम मॉडल, राइट? और ये हो गए आप, अभी के लिए आप अपने सिस्टम में गए और ये आपका कंप्यूटर है मान लो, और यहां से अभी के केस में कम्युनिकेशन कैसा हो रहा है कि आप डायरेक्ट इसको पूछ रहे हो और डायरेक्ट आपको रिस्पॉन्स मिल रहा है, डायरेक्ट कनेक्शन है। तो आप कुछ भी डेटा इसको दे रहे हो और ये आपको बता के दे रहा है। लेट से इसको हमने जेएनएआई बोल दिया, कोई भी जेएनएआई, राइट, जनरेटिव एआई, चाहे चैट जीपीटी, लेट से चैट जीपीटी कर लो, ठीक है? तो इसको आप इनपुट दे रहे हो, आपको आउटपुट दे रहा है। लेकिन अगर आप कंपनी में काम कर रहे हो, तो कंपनी का सेंसिटिव इंफॉर्मेशन आपका कहाँ जा रहा है, उसके सर्वर पे, क्योंकि वो ट्रेंड भी हो रहा है साथ के साथ ना आपके डेटा से। तो कंपनी की इंफॉर्मेशन कहीं ना कहीं वहां पे भी जा रही है, जो कि गलत है। तो कंपनी बीच में आप क्या करती है, तो कंपनी ने बीच में एक अपना फायरवॉल, एक तरीके का अपना सर्वर सेटअप कर दिया इधर, कहाँ पे, बीच में। अब जब भी आप डेटा पास करोगे, तो वो पहले कंपनी फिल्टर करेगा उसको। जैसे बहुत सारी कंपनीज में होता है कि आप अपने पर्सनल आईडी पे ईमेल नहीं भेज सकते, या कंपनी के आउटसाइड ईमेल नहीं भेज सकते। कोई सेंसिटिव इंफॉर्मेशन के साथ कोई डॉक्यूमेंट अटैच करके भेजने की कोशिश करो, वो हमें ब्लॉक कर देगा नेटवर्क में, राइट? क्यों करता है ये सब वो? क्योंकि बीच में एक फायरवॉल लगा हुआ है, सिक्योरिटी रीजंस की। कंपनी का कोई भी डेटा आउटसाइड बाहर नहीं जाएगा जब तक आपके पास अप्रूवल नहीं होगा, आप ऑथराइज्ड हो कि नहीं हो। तो हर चीज वो ब्लॉक करता है, क्योंकि बीच में क्या है, एक इंटरमीडिएट सर्वर काम कर रहा है, जो सारी चीज, सारे रूल्स यहाँ पे डिफाइंड है, राइट? तो वहां पे भी वो क्या करेगा, तुम्हारा अगर कोई भी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है, यहीं पे ब्लॉक कर देगा, वो सर्वर तक जाने नहीं देगा। समझ गए? और सिमिलर वे, वहां से भी कोई भी डेटा आ रहा है, तो वो भी उसको मैनिपुलेट करेगा, चेक करेगा कि कुछ गलत इंफॉर्मेशन तो नहीं जिसका मिसयूज हो सके, तो फिर उसको भी ब्लॉक कर देगा। मतलब आउट गोइंग इनकमिंग को ब्लॉक कर रहा है। तो चैट जीपीटी हर कंपनी यूज कर रही है मान लो, राइट? कोई भी एलएलएम मॉडल्स यूज कर रही हैं, लेकिन जब कंपनियां जिसको इसके सब्सक्रिप्शन को खरीदती हैं, तो बीच में अपना एक फायरवॉल सेटअप करती हैं। मतलब एक तरीके का, इसको बोलते हैं गार्ड रेल। एआई के टर्म में क्या बोलेंगे इसको, गार्ड रेल। तो वो गार्ड रेल का काम क्या होगा, आपके सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन, अगर सेंसिटिव भी इन्फॉर्मेशन है तो उसको प्रोटेक्ट करेगा, नहीं तो इनकोड कर देगा, समझ गए, इनक्रिप्ट कर देगा। तो ये सब काम ये यहाँ पे बीच में सर्वर का आ जाता है। तो हम डायरेक्ट ना करके कंपनी में इसके थ्रू करते हैं, तो कंपनी के पास हमारी सारी इंफॉर्मेशन है कि हम क्या कर रहे हैं। तो इसलिए फालतू की चीज के लिए भी बी माइंडफुल, क्योंकि आई जितना खतरनाक है। और आज के डेट में तुम
कंपनी में मान लो किसी की बुराई कर रहे हो, किसी डायरेक्टर की, किसी मैनेजर की, कुछ भी चैट कर करके, बात कर करके हर चीज की ट्रांसक्रिप्ट जनरेट हो रही है। समझ गए? तो कंपनी के एनवायरनमेंट में टीम्स पे नो पर्सनल बातें, फोन कॉल कर लो, सच्चाई बता रहा हूं तुमको, फोन कॉल कर लो, उससे बात कर लो, लेकिन प्राइवेट चैट नहीं करो। प्राइवेट डिस्कशन इवन कॉल के थ्रू भी, लोग सोचे चैट करेंगे पकड़ा जाएगा, स्क्रीनशॉट कोई ले लेगा, अरे वो छोड़ो, तुम बात भी कर रहे हो, उसकी भी ट्रांसक्रिप्ट बन रही है बैकग्राउंड में, और वहां के भी एआई के फिल्टर्स लगे हुए हैं। एआई हर जगह है, वो सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को तुरंत कैप्चर कर लेगा और उस रिस्पेक्टिव टीम को मेल कर देगा कि ये दो बंदे ऐसा बात कर रहे थे। समझ गया ना? तो बी माइंडफुल। बेसिकली एआई जितना फायदा है उतना नुकसान भी है हर जगह, तो इसलिए पर्सनल चीजों को कभी भी टीम्स वगैरह पे डिस्कस नहीं करना है। ठीक है? तो दिस इज द वन थिंग। अब नेक्स्ट चीज के बारे में बात करते हैं। तो ये कंपनी में कैसे काम कर रहा है, समझ में आया क्या? अब चलो आपको जनरेटिव एआई में ले चलता हूं, कुछ यूज केसेस पे काम करते हैं, तो देखते हैं कि कौन सा मॉडल का प्रिडिक्शन क्या है। आप किसी एक मॉडल पे रिलाई नहीं कर सकते, तो आपको कई सारे मॉडल को इवेल्युएट करना है और चेक करना है कि कौन सा ज्यादा अच्छा है किसी काम के लिए। अब जैसे को पायलट है, तो को पायलट कोडिंग के लिए ज्यादा एक्सपर्ट है, तो ऐसा नहीं है कि चैट जीपीटी जेमिनी नहीं देगा, देगा, राइट? तो सबका अपना अपना स्पेसिफिक काम है, कौन सा मॉडल किसके लिए बना हुआ है। तो चलो देखते हैं। तो सबसे पहले मैं ब्राउजर ओपन करता हूं और सबसे पहले मैं चैट जीपीटी ओपन करता हूं। एक तरफ चैट जीपीटी ओपन किया और दूसरी तरफ मैं जेमिनी ओपन करता हूं। तीसरा कौन सा चाहिए आपको? ग्रोक, क्लाउड, क्लाउड, ओके, क्लाउड तो मेरा फेवरेट है। और क्लाउड का जो है ना, ऐसे कई सारे एआई है जो क्या करता है, लोकल पे भी इंस्टॉल हो जाता है। ईएक्सी फाइल डाउनलोड करके लोकल पे इंस्टॉल कर लो, जस्ट लाइक क्लाउड। तो क्लाउड की ईएक्सी फाइल भी आती है, डाउनलोड कर सकते हो, इसको इंस्टॉल कर सकते हो, ये आउट ऑफ बॉक्स काम करेगा। तो ये चीजें मैं आगे बताऊंगा कि कैसे काम कराने इनसे, राइट? और डीपसीक, लेट्स से ऐसे कपल ऑफ चीजें मैंने कर लिया। परप्लेक्सिटी भी करना है तो कर सकते हो। तो चलो मैंने जैसे चार पांच ऐसे ओपन कर लिया। अब सबसे पहले एक फालतू सा क्वेश्चन पूछता हूं मैं इस एलएलएम मॉडल से, एंड लेट्स से कि ये क्या आंसर करता है। अब जैसे देखो डीपसीक भी डेस्कटॉप ऐप है, इसका डाउनलोड करके आप इस ऐप के थ्रू भी काम कर सकते हो। तो ऐसे फीचर्स सब लोग दे रहे हैं धीरे धीरे। तो सबसे पहले मैं चैट जीपीटी पे आता हूँ और इसको पूछता हूँ, कैन यू सजेस्ट टॉप 5 जेन एआई मॉडल। सिंपल। अब ये क्वेश्चन को मैंने कॉपी कर लिया और यही क्वेश्चन मैं सबसे पूछूंगा। लेट्स से इसका रिस्पांस क्या आता है। तो सबसे पहले इसने अपना ही नाम लिया ऑब्वियसली, राइट? कि चैट जीपीटी 5 किस कंपनी का है? ओपन एआई। दूसरे नंबर पे क्या है? गूगल का जेमिनी। और कंपनी साथ में इसके साथ जो काम कर रही है उसका नाम क्या है? डीप माइंड, जो इसके साथ काम। तीसरा कौन सा है? क्लाउड। चौथा ट्वेन। पांचवा व्यू। इवन ग्रोक भी नहीं आया, राइट? तो डिपेंड करता है। अब ये इसने हमें 5 ये सजेस्ट किया। जेमिनी से पूछता हूं सेम क्वेश्चन, अब देखो यहीं पे डिस्क्रिपेंसीज देखो। अब ये क्या कर रहा है? जीपीटी 4.0, मतलब इवन चैट जीपीटी 5 नहीं, पुराना वर्जन। ये कह रहा है कि चैट जीपीटी जो 4 है 4.0 वो ज्यादा सुपीरियर है। जेमिनी दूसरे नंबर पे है, क्लाउड तीसरे नंबर पे है, एंड यहाँ पे मिड जॉर्नी, लामा किसका? मेटा का, फेसबुक का, राइट? तो अब ये 5 ये सजेस्ट किया, दोनों में डिस्क्रिप्शन देख लिया, तो तुम कैसे बोल सकते हो कि कौन सा टूल बेटर है? क्यों? क्योंकि रीजन क्या है? हर एक इंसान एक जैसा नहीं है, लेकिन हर एक इंसान एक जैसा तब हो सकता है जब एक ही बुक सबने पढ़ी हो। सिंपल सी बात है। अगर एक ही बुक में ये बताया गया है कि अकबर के कितने बच्चे थे, सबने वही बुक पढ़ा है, तो सब लोग सेम आंसर करेंगे।
लेकिन अगर सबने डिफरेंट डिफरेंट ट्रेनिंग डेटा से ट्रेंड हुए हैं, सबके पीछे डिफरेंट एल्गोरिथम काम कर रहा है, तो कहीं ना कहीं डिफरेंस होगा कुछ ना कुछ, तो सामने ही आपके है, राइट। फिर तीसरा ग्रुप से पूछता है, तो अब इसने भी क्लाउड इसको जीपीटी को बताया, और दूसरे नंबर पे क्लाउड आ गया, तीसरे नंबर पे जेमिनी किया इसने, चौथे पे लामा, और ग्रुप चौथे पे, मतलब खुद को चौथे पे रखा है। तो कहीं ना कहीं देखो, अब बात ये भी है कि ये ट्रेनिंग मॉडल है ना, डेटा से ट्रेंड हुए हैं, लेकिन स्मार्टनेस नहीं, अपनी प्रमोशन नहीं कर रहे हैं लोग, ठीक है। तब भी इसने सच तो बोल रहा है कम से कम कि चलो जीपीटी तो सबसे टॉप पे है, अभी तक तीनों ने तो बताया, राइट। और उसका रीजन भी ये है कि जरूरी नहीं कि वो इतना इफिशियंट हो, बट बात ये है कि सबसे पुराना है, सबसे पहला इनोवेशन उसी का है। इसके बाद चौथे नंबर पे आओ, क्लाउड पे। अब क्लाउड को हमें लॉगिन करना पड़ेगा, कि विदाउट साइन इन भी ऑप्शन है। अब ये साइन इन क्यों कराता है, इसको बारे में भी समझो। ये तुम्हारा पर्सनल एजेंट टाइप से काम करने लगता है, तो जो तुम्हारे अपने इंफॉर्मेशन होती है ये स्टोर करके रख लेता है कि तुम ये चीजें सर्च करते हो, तो कल के डेट में ये तुम्हें उसके हिसाब से सजेशन देगा और तुम्हारे डेटा को यूज भी करेगा। अब देखो ये करवा रहे हैं ना, लेट्स क्रिएट योर अकाउंट, आई एग्री, एंट्रोपिक कंज्यूमर टर्म्स एंड कंडीशन, मतलब ये तुम्हारे डेटा को आगे चल के यूज करना चाहेगा। मैं नहीं करूंगा तो देखो करने नहीं देगा, चलो मजबूरी है, क्योंकि इनका नहीं तो फायदा क्या होगा, अब नहीं कर पाऊंगा मोबाइल नंबर तो नहीं देना है मुझे, तो फिर कोई ऑप्शन, यूज वेरीफाइड ईमेल, चलो इसको छोड़ते हैं अभी के लिए। डीप सीख पे आप स्टार्ट में, वाह, इनको भी चाहिए, चैट जीपीटी ज्यादा अच्छा था ना। लॉगिन, और ये चाइनीज लोगों से थोड़ा दूर ही रहना है बहुत खतरनाक लोग हैं। अब जैसे हम यहाँ से मान लो लॉगिन कर रहे हैं, तो क्या गारंटी है कि ये मेरा मेल आईडी या पासवर्ड नहीं चोरी किया होगा। ये अभी मतलब गूगल पे डिपेंड है ना, उनकी सिक्योरिटी कितना। राइट, ठीक है, चलो इससे भी पूछते हैं अब। रिकॉर्डिंग, ओके। तो मैं बात कर रहा था सर्च करके अलग अलग मॉडल से, तो इसने शायद नेट चला गया था तो बीच में ये प्रॉब्लम किया, तो इसको फिर से मैं क्वेश्चन पूछता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि हर एक मॉडल जो है, राइट, डिफरेंट डिफरेंट आंसर दे रहा है। ऑलमोस्ट समराइज करो तो 50 to 60% सेम है, बट फिर भी डिफरेंसेस हैं। तो डिपेंड ये करता है कि कौन सा मॉडल कितने लेटेस्ट डेटा पे ट्रेंड हुआ है, राइट। क्योंकि जब चैट जीपीटी आया था तो उससे लोग पूछते थे करंट चीज़ों के बारे में, तो वो नहीं बता पा रहा था क्योंकि उसके पास वो डेटा अवेलेबल नहीं था। लेकिन आज के डेट में तुम चैट जीपीटी से पूछो तो वो सारी चीजें देगा। अब ये देखो, इसको मैंने ये सब नहीं बोला कि समराइज करके मुझे बताओ, बट इसने कोशिश किया कि हर चीज समराइज करे, राइट। और कौन सी चीज फ्री है, प्रीमियम है, मतलब फ्री और प्रीमियम दोनों है, कौन सा पेड है, कौन सा फ्री है कंप्लीटली, यहाँ पे ये भी इसने कंपेयर करके दे रहा है, राइट। तो इसने 3 ही दिया, जबकि मैंने इसको बोला था 5, तो कितना दिया, नहीं 5 दिया है, ठीक है ना।
तो यहाँ पे ऐसे ही ये क्या करता है, इंफॉर्मेशन हमें प्रोवाइड करता है, तो आप एक पे रिलाई नहीं कर सकते। तो सबसे पहले अगर आप कोई भी इंफॉर्मेशन सर्च कर रहे हो, राइट, तो देखो कौन सा टूल आपको ज़्यादा अच्छा लगता है, और दूसरी चीज़ कौन से टूल के अंदर क्या क्या फीचर्स फ्री है, क्या क्या फीचर्स पेड है। जैसे फॉर एग्जाम्पल कि मैं चैट जीपीटी पे अगर जाता हूँ, राइट, तो चैट जीपीटी के अंदर एक लाइब्रेरी सेक्शन है। अगर तुम इस लाइब्रेरी पे क्लिक करो तो ये इसके पास इतने सारी डिफरेंट डिफरेंट लाइब्रेरीज है और डिफरेंट डिफरेंट अलग अलग मॉडल्स भी हैं। अच्छा, ये तो हमारा ही ओपन कर रहा है। जैसे इसके अंदर देखो शो रहा है जीपीटीज, इस पे क्लिक करो जीपीटीज वाले ऑप्शन पे, तो यहाँ पे है अलग अलग टूल है, स्कॉलर जीपीटी, राइट फॉर मी ना, पीडीएफ ड्राइव, अलग अलग ऐसे देखो, एस्ट्रोलॉजी भी है ना। तो इससे अलग अलग टूल को तुम यूज करके स्पेसिफिक काम करवा सकते हो, क्योंकि नॉर्मल चैट क्या करेगा, वो हर चीजें डेटा उठाएगा, बट कुछ मॉडल्स ऐसे होते हैं जो स्पेसिफिक डेटा से ट्रेंड है। अब जैसे को पायलट की बात करें तो वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में सबसे ज्यादा ट्रेंड है, और ये जो है जीपीटी या अदर जनरेटिव एआई मॉडल्स है, ये सब क्या है, पूरी दुनिया जहां की डेटा से ट्रेंड है, हर चीज से ट्रेंड है ये, राइट। तो इनके पास जो डेटा है उसी डेटा को ये जाते हैं अपने डेटाबेस में सर्च करते हैं, मैनिपुलेट करके लाते हैं, और हर एक मॉडल के साथ अब नया नया एजेंटिक एआईज भी इंटीग्रेटेड है। जैसे कि अगर मैं इसको चैट जीपीटी से फ्यूचर की चीजें पूछूं तब भी ये प्रेडिक्ट कर पाएगा। क्यों? क्योंकि इसके अंदर अब एजेंटिक एआई भी इंटीग्रेटेड है। अब सिर्फ ये एक एलएलएम नहीं बचा, एक लार्ज लैंग्वेज मॉडल ही नहीं है कि सिर्फ डेटा को इनपुट लेगा, समराइज करके देगा, बट इसके साथ अब एजेंटिक एआई भी इंटीग्रेटेड है। दूसरी चीज ये क्या करता है कि अलग अलग एल्गोरिथम्स इसके अंदर हैं जो वेब स्क्रैपिंग भी करते हैं। वेब स्क्रैपिंग का मतलब जैसे ये जाएगा डेटा वेब पे सर्च करेगा, जैसे गूगल सर्च करता है, राइट, तो वैसा ये सर्च करेगा, सर्च करके आपको देगा। तो जैसे लेट्स से नाउ सेकंड क्वेश्चन के बारे में हम चलते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि क्या टूल कौन सा बेटर कर सकता है। तो जैसे लेट्स से आईफोन 17 है आज के डेट में मार्केट में, तो मुझे सपोज करो आईफोन 17 परचेज करना है। नाउ आई वांट इंफॉर्मेशन अबाउट 17 कि कौन सी वेबसाइट हमें सबसे चीपेस्ट रेट पे आईफोन प्रोवाइड करेगा। अब ऐसे आप गूगल करते हो, तो नाउ लेट्स डू द चैट जीपीटी या किसी भी एलएलएम मॉडल से पूछो कि हमें आईफोन सबसे सस्ता कहाँ मिलेगा। इवन यू कैन टॉक इन हिंदी, मराठी, किसी भी लैंग्वेज में ना। अगर मान लो आपको कंफर्टेबल नहीं है, पर्सनल चीजें बात करनी है, बट आप नॉर्मल हिंदी में भी बोल सकते हो, तो यहाँ पे मैं इसको बोल सकता हूँ लेट्स से न्यू चैट पे। तो जब भी आपको नई चीजें फिर से स्टार्ट करनी हो तो हमेशा आपको न्यू चैट खोलना चाहिए। अगर आप उसी चैट में बार बार काम करते रहोगे तो वो क्या करेगा, उसकी मेमोरी में वही चलेगा पुराना चीज, है ना। तो वो पुरानी चीज उसके मेमोरी में आ गई कि तुमने पहले इस बारे में पूछा था, तो जो नया क्वेश्चन तुम पूछोगे वो उसी से रिलेटेड उसको मैनिपुलेट करके देगा। समझ गए? जैसे फॉर एग्जांपल के लिए कि अगर आपने एक बार जावा का कोड सर्च कर लिया, फिर कुछ भी लॉजिक पूछोगे हर चीज वो जावा में बताएगा। समझ गए ना? तो इसलिए बेटर है कि जब भी हम नया डिस्कशन स्टार्ट करें एलएलएम में, नया डिस्कशन स्टार्ट करना है, नई चीज पूछनी है, तो बेटर टू यूज न्यू चैट। और अगर सेम प्रॉब्लम्स के साथ आप खेल रहे हो, सेम चीजें ही आपको बार बार पूछनी है, उसी से रिलेटेड इंफॉर्मेशन चाहिए, तो सेम मेमोरी को यूज करना है आपको। ठीक है? तो क्योंकि मैंने अब टॉपिक शिफ्ट किया तो मैंने क्या किया, यहाँ पे नया चैट ले लिया, तो अब ये फ्रेश मेमोरी से आएगा। तो लेट्स से अब मैंने इसको बोला आई वांट टू बाई आईफोन, राइट। अब ये मेरा डाटा है, ये इसको पता चल जाएगा कि मैं खोज रहा हूँ आईफोन 17। तो अब ये क्या करेगा, मेरे डेटा को यूज करेगा। मतलब इतना कमीना भी है ये कि ये क्या करेगा, हमें सर्च करके भी देगा, लेकिन अब ये इसको पता भी चल जाएगा कि मैं आईफोन 17 सर्च कर रहा हूँ, तो अब मैं जब फेसबुक ओपन करोगे, कोई भी टूल यूज करोगे, तो हर जगह ये तुम्हें दिखाएगा ऐड, ले ले आईफोन 17, क्योंकि ये डेटा बेचेगा भी ना, नहीं तो इनकी कमाई कहां से होगी। सीधी सीधी बात है, इतने अगर इतना बड़ा सिस्टम डिजाइन किया है, इतना पैसा खर्चा किया है, तो ये मार्केटिंग से ही तो पैसे कमाने वाला है। सीधी सीधी बात है, तो इसलिए ये डेटा उठाएगा हमारा। तो लेट्स से आई वांट टू बाई आईफोन 17 can you suggest where to buy, नहीं तो where to buy तो ये स्टोर का नाम बताएगा, राइट। तो can you suggest
website where I can buy this at cheapest rate, ठीक है ना? सजेस्ट है तो सजेस्ट कोई हाँ, तो कैन यू सजेस्ट नहीं भी लिखोगे तब भी ये समझ जाता है, तुम्हारी भावनाओं को भी समझता है। एआई है ना, तो एआई क्या करेगा? अब यही तो तुम प्रोग्राम लिखे होते तो लाइन बाय लाइन कंडीशन के हिसाब से जाता है। ये एआई है, तो एआई के पीछे अब ये क्या होता है कि इस जो जब यहाँ पे आप टाइप करते हो, तो ये आगे चल के मैं बताऊंगा कि कैसे ये एलएलएम मॉडल वर्क करता है। तो जब आप यहाँ पे कोई भी चीज देते हो तो इसको क्या करता है, ये पहले टोकनाइज करता है, टोकनाइज करेगा, टोकनाइज करके फिर इसके पीछे एक पूरा का पूरा एनएलपी है, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, तो उसको रीड करेगा, फिर इसके एक एक वर्ड्स को अलग अलग टोकन्स में कन्वर्ट करेगा, कन्वर्ट करके फिर ये ग्रामर को चेक करेगा, फिर उसमें से फाइंड आउट करेगा कि क्या तुम कहना क्या चाहते हैं, तुम्हारे उसको समराइज करके मीनिंग को समझने की कोशिश करेगा कि तुम पॉजिटिव सर्च कर रहे हो कि नेगेटिव सर्च कर रहे हो, तुम्हारा कहने का मतलब क्या है, राइट, सेंटिमेंट तुम्हारा क्या है, उसके हिसाब से इसको समझेगा, ग्रामेटिकली इसको करेक्ट करेगा, फिर अकॉर्डिंगली ये सर्च करना स्टार्ट करता है। तो इसलिए डोंट वेरी। तो लेट मी सर्च दिस, तो सैंपल लिस्टिंग, तो अभी ये वेबसाइट नहीं बता रहा है कहाँ पे, एप्पल इंडिया के ऑफिशियल स्टोर्स पे जा सकते हो, रिलायंस डिजिटल, तो प्राइसिंग नहीं दे रहा है ना, तो अब वेट फॉर बिग सेल, फेस्टिवल, दिवाली, बिग बिलियन डे, जबकि बिग बिलियन डे चल रहा है, समझ गए ना? ऑफन ब्रिंग स्टीप डिस्काउंट ऑन द बैंक्स, सो इफ यू लाइक I can scan real time listing on your जिप एरिया पिंपरी चिंचोड़े, पकड़ लिया, ठीक है? तो यस, कैन यू सर्च ओवर द इंटरनेट लाइक Amazon, फ्लिपकार्ट, और कौन कौन सी होती हैं, ETC ना, एंड कंपेयर द प्राइस एंड सजेस्ट द चीपेस्ट ऑफर। अब ये क्या कर रहा है, Amazon की वेबसाइट, फ्लिपकार्ट की साइट पे जाके सर्च करेगा, तो मतलब क्या हुआ, अब वहां पे डेटा सर्च करने का मतलब उसके डेटाबेस में तो करेगा नहीं, सिंपल सी बात है। तो ये क्या करेगा, कंसेप्ट उसके वेब पेजेस पे करेगा। तो अब इंटरनली सोचो क्या कर रहा होगा, साइट पे लॉगिन, साइट पे जा रहा होगा, यूआरएल लॉन्च करेगा, फिर वहां का डेटा को रीड करेगा, पूरा डेटा स्क्रैप करेगा, उसको बोलते हैं वेब स्क्रैपिंग, इस कंसेप्ट को क्या बोलते हैं, वेब स्क्रैपिंग। तो बैकग्राउंड में ये उनको सबको स्कैन करेगा, वहां से डेटा लाएगा, कंपेयर करेगा, कंपेयर करके फिर आपको एक टेबल सजेस्ट करेगा। तो बैकग्राउंड में कितना काम कर रहा होगा ये सोचा, तो थोड़ा टाइम लेगा, ज्यादा बड़ा काम दिया है तो। सर ये लॉन्च करके कर रहा होगा या एपीआई से कर रहा होगा? एपीआई, हर चीज बैकग्राउंड में, क्योंकि अगर यूआई के थ्रू जाएगा तो प्रॉब्लम है, क्योंकि स्लो हो जाएगा। अब इतना सस्ता अब यहाँ पे बताया कि आईफोन 17 256 GB इन इंडिया एज ऑफ नाउ 28 सितंबर, देखो करंट डेट भी उठाया, ऑल 4 मेजर रिटेलर्स सोज द सेम बेस प्राइस, चीपेस्ट विल कम फ्रॉम द बैंक एक्सचेंज ऑफर्स। तो यहाँ पे ये बताया कि एप्पल इंडिया पे इतने का है, फ्लिपकार्ट पे इतने का है, विजय सेल्स, क्रोमा समथिंग यहाँ पे है, अमेजॉन पे गया ही नहीं ना। तो इसको बोलोगे तो और भी, या उसको इंफॉर्मेशन दो, लिस्ट दे दो कि इस वेबसाइट से जाके इंफॉर्मेशन निकालो, तो वो करके लाएगा, ठीक है? अब जैसे अब मैं जैसे, तो ऐसा एक चीज हुआ, तो सीधे सीधे हर एक साइट पे ना जाके कुछ चीजें तो हेल्प कर रहा है अब, लेकिन तुम ये रिलाई नहीं कर सकते कि ये डेटा करेक्ट है कि नहीं है। अब तुम जाके एक बार एप्पल के स्टोर पे देखो कि सच में इतने ही प्राइस में है, फ्लिपकार्ट पे क्या सच में इसी प्राइस पे है,
तो ये एक हेल्प तो कर रहा है, लेकिन रिलाई कंप्लीटली आप 100% नहीं कर सकते कि ये एक्यूरेट डेटा होगा। दिस इज द वन प्रॉब्लम विद एआई। बट ग्रेजुअली ऑलमोस्ट समझोगे कि हाँ फाइंड तो वहीं से किया है, राइट। जैसे मैं दूसरा सजेस्ट करता हूँ कि मोस्टली यूज केसेस है, जैसे मान लो मुझे एक फ्लाइट बुक करनी है, राइट, लेट्स से मुंबई टू दिल्ली, एक एग्जांपल लेता हूँ कि मुझे दिल्ली जाना है, मुझे मुंबई टू दिल्ली की फ्लाइट लेनी है, तो सबसे चीपेस्ट एयरलाइंस कौन सी है, राइट। तो मैं इसको बोलता हूँ कैन यू सजेस्ट cheapest flight from मुंबई टू दिल्ली। अब जब आप इतना ही कॉन्टेक्स्ट देते हो तो ये कंफ्यूज होगा, फिर ये या तो अब दो चीज होगा इसके अंदर, या तो ये आपसे पूछेगा कौन से दिन की फ्लाइट, अगर आपने गलत इंफॉर्मेशन दिया तो वो कंफ्यूज होगा, टाइम लेगा, या तो कुछ चीजें होती हैं कि वो डायरेक्ट सजेस्ट करने लगेगा। बट अगर आप एक्यूरेट इंफॉर्मेशन दोगे तो एक्यूरेट आउटपुट आपको मिलेगा। तो जैसे मैंने कहा कि कैन यू सजेस्ट चीपेस्ट फ्लाइट फ्रॉम मुंबई टू दिल्ली फॉर वन पैसेंजर, समझ गए ना, वन पैसेंजर ऑन डेट, या फिर बोल सकते हो पैसेंजर एंड बुकिंग डेट, और बुकिंग डेट बोलो कि कौन सा डेट चाहिए हमें, ट्रेवलिंग डेट इज लेट्स से 29th सितंबर 2025, दैट्स इट। तो आपको ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, अब इसको फाइंड आउट करने दो कि कहाँ कहाँ पे जाएगा। अब इनके भी अंदर दिमाग होता है, दिमाग का मतलब एक चीज और, तो कुछ चीजें मार्केटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से होती हैं, जैसे गोवा लेट्स से इंडिगो हो गई, स्पाइस जेट हो गया, एयर एशिया हो गया, सबका अलग अलग फ्लाइट है। तो तुम अगर एक एग्जांपल लो कि यात्रा.com पे जाओ तो सारी फ्लाइटें नहीं दिखती, गो आईबीपो पे जाओ तो उसका अलग दिखता है, क्लियर टिप पे अलग, मतलब जिसका जिसके साथ टाई अप रहता है वो उसका ही दिखाता है। तो ये देखो अब कहाँ से लाता है डेटा, यात्रा से लाएगा, क्लियर टिप से लाएगा, कि एक्चुअल एयरलाइन से लाएगा। तुम्हारा आसान किया कि नहीं काम, कि कौन से साइट पे जाके साइट से स्पेशलिस्ट ने कहां से सर्च किया, स्पेसिफिक टू द एयरलाइंस कंपनी, कि मतलब क्लियर टिप और ये सबसे नहीं लिया, और आपको सजेस्ट किया कि कौन सी प्राइस कितनी है। तो आपको ज्यादा दिमाग खपाने की जरूरत नहीं पड़े, टाइम बचा कि नहीं आपका, नहीं तो 10 एयरलाइंस पे जाते देखते तो ये बता रहे ना कि कौन सी फ्लाइट कितना टाइम पे, कितनी कॉस्टिंग है, ये सारी चीजें नॉन स्टॉप है कि कनेक्टिंग फ्लाइट से वॉटेवर। तो कहीं ना कहीं कुछ तो हेल्प दिया रहा है। मतलब अगर आपको यही काम करना होता तो 15 मिनट जो लगाते तो 15 मिनट की जगह 1 मिनट में तो काम हुआ। तो छोटा छोटा हेल्प भी तो इंपॉर्टेंट है ना। ऐसे अगर दिन भर में तुम्हारे पास 100 काम है तो 100 काम में करने के लिए अगर लेट्स से 8 घंटे का टाइम दे रहे हो तो कहीं ना कहीं वो 1-2 घंटे में तो किया जा सकता है ना। बट यही थोड़ी सी प्रॉब्लम है कि कितना एक्यूरेसी होगी इंफॉर्मेशन में, दैट्स द डाउट। बट 90% मान सकते हैं। तो क्लैरिटी आई यहां तक। तो ऐसे कुछ भी आप कर सकते हैं। तो जैसे एक और यूज, तो अब आपको करना क्या है, ये तो मैं एक साइट पे करके दिखा रहा हूं, आपको ऐसे सिमिलर टाइप के क्वेश्चंस को सबसे पूछना है, तभी आप समझ पाओगे कि कौन सा ज्यादा अच्छा आपको लगा। समझ रहे हो, कौन से पर्पज के लिए कौन सा ज्यादा अच्छा है, क्योंकि यही आपका क्या हुआ, इनिशियल लर्निंग होगी। क्योंकि अब आप इसको लर्न करने जा रहे हो ना, तो धीरे धीरे जब इसकी प्रैक्टिस करोगे तो यही आपकी तो प्रैक्टिकल हो गया ना। प्रैक्टिस किसी एक पे रिलाई नहीं करना है, कौन से काम के लिए कौन सा ज्यादा बेटर होगा, ये आपको अंडरस्टैंडिंग धीरे धीरे मिलेगी। तो आपको स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करने के लिए स्पेसिफिक एलएलएम मॉडल्स यूज करना पड़ेगा। समझ गए। अब एट लास्ट बट नॉट लीस्ट, लास्ट क्वेश्चन इससे पूछते हैं कि पर्सनल ना, जैसे तुम इसको समझो, इसको अपना एजेंट ही समझो और अपने हिसाब से पूछो। लेट्स से आई एम अर्निंग लेट्स से 50,000 per month after all deductions। मतलब मुझे इन हैंड सैलरी जो है हमारी 50,000 पर मंथ आ रही है। माई मंथली
expenses are almost 30,000 या 30K, ये मेरे मंथली एक्सपेंसेस है. कैन यू सजेस्ट बेस्ट इन्वेस्टमेंट फॉर मी? अब एक जनरल क्वेश्चन हो गया. अब किसी से तो आप बंदे से जाके एडवाइस तो करोगे भाई पता कहाँ इन्वेस्ट करो, तो एक बार आप इसी से पूछ लो, राइट, कि भाई हम कहाँ इन्वेस्ट करें, या हमें इन्वेस्टमेंट का कुछ तो आइडिया चाहिए, तो सर्च करो. अब ये क्या करता है, इसके पास डेटा होता है, तो हर एक डेटा, इंपॉर्टेंट डेटा, हर चीज से ये ट्रेंड है, राइट. तो इस चीजों को समराइज करके सोचता है कि क्या क्या चीजें मार्केट में है, क्या क्या चीजें तुम कर सकते हो, और डिटेल में समझाएगा. फिर इससे क्रॉस क्वेश्चन शुरू कर सकते हो आप, राइट. तो जैसे इसने कहा, ग्रेट क्वेश्चन, यू आर सेविंग 20,000 पर मंथ, 50K इनकम थी, 30,000 आपका एक्सपेंसेस थे, दैट्स द सॉलिड सरप्लस एंड यू कैन बिल्ड वेल्थ स्मार्टली इफ यू एलोकेट गया इन दिस. चलो फिर से ज्वाइन करो, आधा तो यही लोग इरिटेट कर रखे हैं. ओके, तो मैंने इससे क्वेश्चन क्या पूछा कि मेरे लिए बेस्ट इन्वेस्टमेंट प्लान बताएं. तो इसने क्या किया, सबसे पहला काम क्या करना चाहिए तुमको, इमरजेंसी फंड बिल्ड करना चाहिए. तो टारगेट ऑफ 6 मंथ ऑफ एक्सपेंसेस, कि कम से कम इतना पैसा आप पहले इमरजेंसी फंड के लिए करो, कि जॉब चली गई, कुछ मेडिकल इमरजेंसी हो गया, कुछ अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंसेस आ गया, जैसे किसी को गिफ्ट करना पड़ा आईफोन, राइट, तो वो इमरजेंसी पैसा कहाँ से आएगा ना. तो ये हो गया आपका इमरजेंसी फंड बनाने को बोला. फिर बोला कि उसके बाद आपको क्या करना चाहिए, इंश्योरेंस ऑन प्रोटेक्शंस प्लान करना चाहिए, कि जिसमें इतने कवरेज हो कम से कम, राइट, ये सब सारी चीज़ें. फिर शॉर्ट टर्म गोल सेट करो 0 से 3 ईयर का, जिसमें आप RD रिकरिंग डिपॉजिट वगैरह खोल सकते हो, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हो, स्टॉक मार्केट में लगा सकते हो. लॉन्ग टर्म के लिए आप निफ्टी 50 या LSS, मतलब ये सब नहीं होते म्यूचुअल फंड्स वगैरह, मिड कैप या शॉर्ट, उसमें लगा सकते हो. स्प्लिट कर सकते हो इस 20K को, कि 10K इंडेक्स फंड में डालो, 5K इसमें डालो, 5K इसमें डालो, 3 इयर्स का लॉकिंग पीरियड लगा के, राइट. फिर रिटायरमेंट के लिए भी कुछ प्लान करो, PPF वगैरह में कुछ करो, NPS में भी कुछ डालो, राइट. गोल्ड ETF वगैरह में भी इन्वेस्ट कर सकते हो, ठीक है. तो ऐसे सैम्पल एलोकेशन ऑफ योर 20,000. तो ये आपको ब्रेकअप दे दिया कि कहाँ कहाँ पे तुम्हें करना चाहिए, कैसे. एंड रीविजिट योर गोल्ड ईयरली समथिंग, समझ गए. तो कुछ तो आइडिया दिया इसने. अब इससे तुम क्रॉस क्वेश्चन जब स्टार्ट करोगे कि नहीं, कि मैं यहाँ पे इतना लगाना चाहिए, क्योंकि तुम्हारी भी तो अपनी इंटेंशन है कि क्या करना चाहिए. तुम इसको फिर बोल सकते हो कि मुझे 5 साल बाद या 3 साल बाद मुझे एक घर खरीदना है, जिसका डाउन पेमेंट लगभग इतना होगा. अब बताओ मैं क्या करूं इसके लिए, कैसे इतना फंड को अरेंज करूं. तो ये हर एक चीज बताएगा कि शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, कैपिटल गेन कहाँ पे तुम मतलब इन्वेस्ट करना चाहिए, तुम्हें कितना इनपुट दोगे तो कितना आउटपुट आना चाहिए. तो कहीं ना कहीं सजेस्ट करेगा, बट एक्यूरेसी के मामले में फिर भी डाउट है, राइट. बट कुछ तो आइडिया आपको मिला, समझ गए. तो कुछ तो हेल्प आपको कर रहा है. टाइम पास मतलब एक होता है ना एडवाइस लेना, तो आप एडवाइस तो ले सकते हो ना. या फिर ये सारी चीजों के, तो फिर यहाँ पे और भी डिटेल इसको पूछोगे तो ये एक्सेल वगैरह में, ट्रैकर में सब कैलकुलेट करके दे देगा आपको फॉर्मेट, कि तुम मंथली एक्सपेंसेस को कैसे हैंडल कर सकते हो. तो आप कोई भी प्रॉब्लम इससे पूछोगे तो कुछ तो सजेस्ट करके देगा. और यही चीजें हो गई आपकी क्या, कि आपकी हेल्प एक तरीके से, ठीक है. तो ये हो गया AI फॉर ऑल का मतलब, किसी को भी कोई भी हेल्प चाहिए. जैसे अगर आपको कोई सिम्टम्स है, जैसे मैं प्रैक्टिकली खुद बताता हूँ, मैं कुछ भी काम करने से पहले एक बार यहाँ से ओपिनियन ले लेता हूँ, भले चाहे जो भी हो. लोग मोस्टली लोग कर रहे हैं कि जैसे मान लो कुछ फीवर हुआ, मुझे कुछ सिम्टम्स आया, तो सबसे पहले मैं इसको टाइप करता हूँ कि ये प्रॉब्लम्स मेरे को हो रही है, क्या करूँ. तो सबसे पहले बोलता है आई एम नॉट ए डॉक्टर, राइट. लेकिन फिर भी तुम ये चीजें कर सकते हो. तो बेस्ड ऑन सिम्टम्स ये चीजें हो सकती है, लेकिन लास्ट में यही बोलेगा डॉक्टर के पास ही जाओ. नहीं तो पता लगा गलत दवाई लिया, मर गए, तो ChatGPT गया, राइट. तो ऐसे सेंसिटिव इंफॉर्मेशंस को ये ब्लॉक कर देता है, समझ गए ना. तो कहाँ पे क्या इंफॉर्मेशन इसको देना, ये प्री डिफाइंड है इसके लिए. तो जहां पे मेडिकल से रिलेटेड चीजें आएंगी, ये सिर्फ सजेस्ट करेगा, लेकिन एडवाइस यही करेगा कि डॉक्टर के पास जाओ, समझ गए.
हाँ, कोई मेडिकल जैसे दवा लेनी है आपको, तो उसके कंपोजिशंस को भी आप यहाँ पे सर्च कर सकते हो। उससे अल्टरनेटेड मेडिसिन कौन कौन सी है मार्केट में, क्या रेट है, जैसे 1 mg है, नेटमेट्स है, तो उनके भी सारी चीज़ें यहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। तो मोस्टली ये एक अच्छी चीज़ हो गई। जनरल लाइफ में आप कुछ भी सर्च करना है, कोई भी एक सजेशन चाहिए किसी भी चीज़ से, तो आप ले सकते हो। जैसे अब आप बोलो इसको, न्यू चैट ओपन किया मैंने, आई एम एन automation engineer having skill sets like Java, Selenium, Cucumber, REST assured, let's say तुम्हें जो जो आता है, ठीक है ना, REST assured etc. तो I'm automation experience, I'm automation engineer having, let's say, 3 years of experience and skill sets are these, right? So what should, और इसको बोलो, currently I am working in one of MNC in Pune, na, and my package is 3 year है, तो let's say 7 lakhs मान के चलता हूँ, currently 7 lakhs. What should I learn? What should I learn so that I can switch to another company and get 15 lakhs package, right? अब आप गोल भी सेट कर सकते हो कि I have 6 months of time to achieve this. ठीक है, अपनी पूरी प्रॉब्लम इसको आपने बता दिया. Now let's see what is suggest. तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, स्ट्रेंथन कोर क्यूए प्लस एसडेट स्किल है तुम्हारी, ये बता रहे हैं. तो मोस्ट कंपनीज हायरिंग 15 लाख पर ईयर, मतलब 15 लाख फॉर 3 to 4 ईयर, एक्सपेक्ट यू टू बिहेव लाइक एन एसडेट. तो यहाँ पे एडवांस सेलेनियम एंड फ्रेमवर्क जैसे पेज ऑब्जेक्ट मॉडल, ये सब चीज़ें आपको आनी चाहिए. एक्सटेंट रिपोर्ट, CI/CD इंटीग्रेशंस, टेस्ट एनजी, जे यूनिट, डेटा प्रोडक्ट, ये सबसे डिटेल बता रहे हैं. ऑल्सो एड कराटे DSL और पोस्टमैन, न्यूमैन इन योर स्किल्स, राइट. एड हॉट स्किल्स टू स्टैंड आउट, तो प्ले राइट और साइप्रेस, मोबाइल ऑटोमेशन विद APM, परफॉर्मेंस टेस्टिंग, सिक्योरिटी टेस्टिंग, ये सब चीज़ें. बैक एंड क्लाउड प्लस डेवऑप्स एक्सपोजर्स, तो डेटाबेस से रिलेटेड NoSQL, ये सब सारी चीज़ें पढ़ो. फिर प्रोग्रामिंग एंड DS से डेटा स्ट्रक्चर्स वगैरह के बारे में पढ़ो, क्योंकि इंटरव्यू में यही सब पूछते हैं. एंड AI प्लस ऑटोमेशन, फ्यूचर प्रूफ स्किल्स ना, कि अगर AI प्लस ऑटोमेशन आपको आ गया तो ये फ्यूचर प्रूफ स्किल्स आपके पास हो गई कि ये आपको फ्यूचर में सेफ भी रखेगा, राइट. तो ये हो गया. तो एक्सप्लोर AI पावर्ड टूल. अब जैसे ये तो टूल्स के नाम बता दिए आपको, वेबसाइट्स हैं जो AI पावर्ड ऑटोमेशन टूल्स है, जैसे टेस्टिंग, मैबेल, कैटलॉन, गिटहब कोपायलट, राइटिंग द टेस्ट केस, राइट. लर्न बेसिक्स ऑफ द पाइथन सीखो, प्लस ML लाइब्रेरी सीखो, मतलब मशीन लर्निंग, राइट. ये सब सारी चीजें. रिज्यूम की स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए. 6 मंथ का प्लान तुमको बता दिया कि क्या क्या तुम्हें पहले पढ़ना है, कैसे पढ़ना है. तो ये सारी चीजें इसने एक्सप्लोर करके दे गई ना. इससे तुम और भी चीज से पूछ सकते हो, व्हाट इज द करंट मार्केट वैकेंसीज ना. डू यू हैव इंफॉर्मेशन अबाउट करंट वैकेंसीज इन पुणे फॉर मी. तो ये भी कुछ तो खोज के लाएगा, थोड़ा बहुत इससे भी पूछ लो, अप्लाई करो जाके. तो ये बताएगा यस देयर आर एक्टिव जॉब ओपनिंग इन पुणे एस्टेट रोल के लिए,
15 लाख पैकेज जो दे रहा हो, अब ये देखो मेमोरी वही से खेल रहा है, तुम्हारा स्किल्स भी उठा लिया, तुम कितना पैसे तुम्हें चाहिए वो सब चीजें तुम्हारे वो प्रीवियस डेटा के बिहाफ पे ही है। तो व्हाट टू नोट, हाउ टू फिल्टर, तो व्हाट शुड यू डू नेक्स्ट बता रहा है ये सब सारी चीजें। इफ यू लाइक आई कैन पुल अप लाइव रोल्स, यस यहाँ पे लिखो यस प्लीज, दैट्स इट। तो ये कुछ तो वैकेंसी सजेस्ट करेगा। यहाँ पे कंपनी का नाम बता दिया, आरजी जॉब्स करके है, यहाँ पे 10 से 15 लाख का है, क्या क्या है, तो ऐसे इसने कुछ सजेस्ट किया, तो यहाँ पे और लिखो इसको, प्लीज सजेस्ट ऑलमोस्ट 50 जॉब्स और ओपनिंग्स एज आई एम इमीडिएट ज्वाइनर। अब देखो लिंक्डइन पे भी गया, नौकरी पे भी जाएगा, वहां से इंफॉर्मेशन उठा के लाएगा। तो अब देखो 50 जॉब वैकेंसीज उसने 13 दिया, बट बोलोगे तो और भी उठा के देगा, राइट। तो कुछ तो समथिंग इज बेटर देन नथिंग, कुछ तो दे रहा है। और कोशिश करोगे तो इसको बोलोगे तो कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल आईडीज, ये सब भी उठा के देगा जो पब्लिकली अवेलेबल होगा मार्केट में, वेबसाइट्स पे, समझ गए। तो इससे क्या होता है कि ये एज ए पर्सनल असिस्टेंट की तरह काम कर रहा है कि नहीं, तुम्हें जो जो हेल्प चाहिए बैठे बैठे, क्या क्या प्रॉब्लम्स है तुम्हारी डिस्कस कर रहे हो, कुछ तो सोल्यूशन दे रहा है, कुछ तो गाइडेंस दे रहा है। नहीं तो गूगल क्या करता था, उससे रिलेटेड वेबसाइट बताता था, तुम वेबसाइट किसी की भी हो, किसी ने वेबसाइट पे कुछ भी लिखा हो तो वही चीज लिस्ट में आएगी। लेकिन यहाँ पे ऐसा कंसेप्ट नहीं है, ये एआई पावर्ड है, क्योंकि ये हर चीज को समराइज करता है, समझता है, फिर आपको सजेस्ट करता है। तो ये हो गई, हमने बात किया जनरल डिस्कशन। तो मतलब जनरल डिस्कशन इसलिए क्योंकि यही चीज आप डिफरेंट साइट पे जाओगे तो किसी पे और बेटर मिलेगा आपको इन्फॉर्मेशन, मतलब अलग अलग टूल्स यूज करके देखो। तो आपका इनिशियल काम यही रहेगा कि पहले हमें अलग अलग एलएलएम मॉडल्स को एक्सप्लोर करना बेस्ड ऑन योर लाइक क्या चाहते हो आप, राइट, क्या सर्च करना चाहते हो। तो थोड़ा सा टाइम देके एक्सप्लोर करना अलग अलग चीज़ों को, तो आपको अंडरस्टैंडिंग ये मिलेगी कौन सा चीज़ किस चीज़ के मामले में ज़्यादा बेटर हमें सजेस्ट कर पा रहे हैं, क्योंकि अलग अलग मॉडल्स है, अलग अलग ट्रेनिंग डेटा सेट है। तो इससे आपको थोड़ा ट्रस्ट बढ़ेगा। तो ओवरऑल मेरे हिसाब से अगर आप सर्च करोगे तो जेमिनी वुड बी बेस्ट, ऐसा फील आएगा आपको। और इन सब मामले में आपको क्लाउड भी अच्छा मिलेगा। चैट जीपीटी तो मोस्टली सभी लोग यूज कर रहे हो, राइट। तो ट्राई करके देखो। तो ये सब तो पर्सनल चीजें हैं, बी कॉशियस कि बहुत ज्यादा सेंसिटिव इंफॉर्मेशन नहीं सर्च करना, राइट। तो ये सब चीजें ठीक है ना। तो ये हो गया आपका एलएलएम्स कैसे बेसिकली काम करता है और इससे कैसे आप एडवांटेज ले सकते हो। तो ये सब तो हमने डिस्कस किया जनरल चीज़ों के लिए। तो एआई फॉर ऑल मतलब किसी को भी कोई भी प्रॉब्लम हो यू कैन सर्च। नाउ लेट्स मूव टू द सम टेक्निकल एस्पेक्ट ऑफ इट। तो सपोज करो आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो, लेट्स से कि सॉफ्टवेयर टेस्टर हो, आप टेस्टिंग में काम कर रहे हो। तो सबसे पहले आप अपनी लाइफ को आसान कैसे कर सकते हो। तो आपके पास एक रिक्वायरमेंट आई, राइट। अब आप क्या करो, यूजर स्टोरीज में एक्सेप्टेंस क्राइटेरियाज होती हैं, राइट। तो आपको टेस्ट केसेस लिखने हैं। अब मान लो अगर आप मैनुअल टेस्टर हो, आपको डेली बेसिस पे काम किया, आपको टेस्ट केसेस लिखना। अब टेस्ट केसेस आप इससे लिखवा सकते हो। तो इसको बोलो कि देयर इज लेट्स से यू आर सॉफ्टवेयर। अब ये सब प्रॉम्प्टिंग जो है ना, ये सब मैं आपको आगे सिखाऊंगा एग्जैक्टली कि किस काम के लिए कैसे प्रॉम्प्टिंग हमें डिजाइन करनी चाहिए, क्या स्पेसिफिक फिल्टर्स लगाने चाहिए, वो सारी चीजें इन डेप्थ डिटेल में, क्योंकि प्रॉम्प्टिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो उसको हम अलग से एक टॉपिक होता है प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग जिसको बोलते हैं। तो प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग अगर आपको अच्छे से आ गई तो आप एलएलएम को बहुत अच्छे से यूटिलाइज कर सकते हो इन सब जनरेटिव एआई मॉडल्स को, ठीक है। तो यू आर सॉफ्टवेयर टेस्टर and you have to write the test cases for testing. ओके, पहली चीज इसको बता दिया तुम हो कौन और तुम्हें करना क्या है। अब रिक्वायरमेंट की बात करो, तो तुम्हारे पास रिक्वायरमेंट क्या है, राइट। सो आई हैव ए, अब तुम रिक्वायरमेंट ले लिया लेट्स से जोमेटो ना, तो या ई कॉमर्स या फिर बैंकिंग एप्लीकेशंस, कुछ भी एक रिक्वायरमेंट लो। तो मैं छोटा सा कोई एग्जांपल लेना चाहता हूँ, तो क्या लो, छोटे एप्लीकेशन कोई बताओ।
या फिर आप नए हो, मान लो नई कंपनी में गए, जिस डोमेन का तुम्हें आइडिया भी नहीं है, राइट? अब नया डोमेन आपके लिए क्या हो सकता है? हाँ, टेलीकॉम। अच्छा, ठीक है। तो आई हैव ए टेलीकॉम प्रोजेक्ट ना। और अब यहाँ पे ये अगर आपने सिर्फ टेलीकॉम प्रोजेक्ट बताओगे तो ये गलत चीजें देगा, क्योंकि वो हाई लेवल देगा। आपको क्या चाहिए? लो लेवल, स्पेसिफिक। तो अगर आपको टेस्ट केस लिखना है तो आपको एपिक पता होना चाहिए, एपिक के साथ साथ उसकी यूजर स्टोरीज पता होनी चाहिए। तो एक एपिक का मतलब हो गया कि लगभग उसके अंदर आपकी 100 स्टोरीज भी हो सकती है, 50 भी हो सकती है, 20 भी हो सकती है। तो स्टोरीज जनरली जब हम बनाते हैं, जो बीएस बनाते हैं या ये प्रोडक्ट ओनर्स बनाते हैं, तो जनरली स्टोरीज को इतना छोटा रखते हैं कि एटलीस्ट वो 2 वीक में कंप्लीट हो सके या विद इन अ वीक कंप्लीट हो सके। यूजर स्टोरी ऐसी नहीं होनी चाहिए कि जो 2 वीक से ज्यादा टाइम लगे, राइट? और एक एपिक ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि एक एपिक को खत्म होने में 1 महीने से ज्यादा ऊपर लग जाए। तो ऐसे भी चीजों को ब्रेकआउट करना पड़ता है रिक्वायरमेंट्स को, कि जितने छोटे छोटे रिक्वायरमेंट्स में हमें ब्रेक करना है। तो आपको यहाँ पे जेनरिक पहले अपने एपिक का नाम देना होगा, और एपिक का नाम देके मतलब एक तरीके से एपिक की डिस्क्रिप्शन क्या है और आपकी यूजर स्टोरीज की क्या क्या डिस्क्रिप्शन है, वो आपको यहाँ पे पास करना पड़ेगा। अब तो टेलीकॉम डोमेन में क्या करना है आपको? तो यहाँ आई हैव ए टेलीकॉम प्रोजेक्ट एंड आई एम selling the broadband of, let's say, 200 Mbps। ठीक है, ये हमारी रिक्वायरमेंट है कि ये हम प्रोडक्ट बेच रहे हैं। आई एम सेलिंग द ब्रॉडबैंड ऑफ 200 Mbps। नाउ माई एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया इज, क्या है, क्या आप बेचना चाहते हो? तो इसे तो बेचना है, लेकिन अब आपकी यूजर स्टोरी क्या कहती है कि क्या बेच, इसके अंदर क्या रिक्वायरमेंट है टेस्टिंग का? तो पहले तो इसको डिजाइन करेगा डेवलपर ना। तो इसी से पूछ लो, ऐसे नहीं होता। तो वो तो फिर तब तुम्हें एज ए प्रोडक्ट ओनर होकर सोचना पड़ेगा, लेकिन प्रोडक्ट ओनर ने यूजर स्टोरीज लिख रखी है, राइट? तो इसके बारे में है कि प्लान्स बता सकते हैं क्या कौन कौन से प्लान्स रहेंगे 200 Mbps के लिए? प्लान्स नहीं है, तो वो तो तुम्हारी रिक्वायरमेंट है। कौन कौन से प्लान्स तुम बना सकते हो वो तो तुम्हारी रिक्वायरमेंट है। तुम एज ए टेस्टर हो, रिक्वायरमेंट इज ऑलरेडी देयर। तुम्हें टेस्ट केस लिखना है, तो तुम जेनरिक नहीं बोल सकते उसको, तुम्हें सटीक करना है ना। जैसे अब सिंपल से बात है, जैसे लॉगिन फंक्शनैलिटी हो गई तुम्हारी, तो लॉगिन फंक्शनैलिटी होगी तो तुम स्पेसिफिक टू द लॉगिन करोगे ना, उसको बहुत ज्यादा नहीं सोचना है तुम्हें उसके बारे में। तो सटीक होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए, क्योंकि टाइम नहीं है, नहीं तो उठा के 100-200 दे देगा, उतना नहीं चाहिए आपको। तो सटीक आपकी यूजर स्टोरी होनी चाहिए कि सपोज करो आई हैव टेलीकॉम प्रोजेक्ट एंड आई एम सेलिंग द ब्रॉडबैंड ऑफ 200 Mbps। नाउ माय एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया इज, अब एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया इज क्या होना चाहिए? यूजर कनेक्ट करता है तो उसको उतनी स्पीड मिलनी चाहिए, वो प्लान कर लिया तो मतलब। ठीक है, चलो। हाउ टू टेस्ट अगर 200 का प्लान है उसका 200 Mbps का, मेरे पास 400 का भी रहेगा, लेकिन यूजर ने 200 का लिया है तो उसको 200 के ऊपर नहीं मिलना चाहिए स्पीड लिमिट। तो हाउ टू टेस्ट, सपोज करो स्पीड टेस्ट, या हाउ टू टेस्ट स्पीड ऑफ दिस प्रोडक्ट ऑन माई वेबसाइट एज वेल एज एक्सटर्नल वेबसाइट्स। समझ गए? बस इतना ही दे दो। तो अब इसको बताओ, यहां तक दे दिया कंटेक्स्ट। अब शिफ्ट एंटर प्रेस करो। कैन यू राइट all possible positive, negative and edge cases for this requirement, including columns like test ID, description, क्या क्या चाहिए आपको, steps,
एक्सपेक्टेड रिजल्ट, एक्चुअल रिजल्ट, स्टेटस, और कुछ चाहिए? प्रायोरिटी एंड सेवेरिटी। और इसको मैं लिमिट भी करना चाहता हूं कि गिव मी मैक्सिमम। अब इस फंक्शन में 20 टेस्ट केसेस बहुत है, नहीं तो तुम्हें भाई ज्यादा लोगे तो तुम्हें भी तो टेस्ट भी तो करना है, राइट? गिव मी मैक्सिमम टॉप 20 टेस्ट केसेस, दैट्स इट। अब एक बार तुमने प्रॉम्प्टिंग कर लिया, दैट्स इट। अब लेट देम वर्क। The got it. Here are 20 focused test cases to validate 200 pf broadband speed for this, right? तो अगर तुम्हारे पास एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया यूजर स्टोरी में कुछ भी लिखा हो, कॉपी पेस्ट करके तुम थोड़ा प्रॉम्प्टिंग करके दे सकते हो। तो पहला दिया नेट एसपीडी करके, देखो टेस्ट आईडी भी कितना खतरनाक लिया है, ठीक है? तो वे तुम्हारे हिसाब से रहेगा बेस लाइन स्पीड ऑन आईएसपी साइट। अब देखो ये सब चीजें तुम्हें तुम्हारे दिमाग में भी नहीं रहेगी क्या चीजें ये सोच पा रहा है। तो कनेक्ट वाया इथरनेट, नो वीपीएन, विदाउट वीपीएन, क्लोज बैकग्राउंड ऐप, एप्लीकेशन का बैकग्राउंड क्योंकि वो कंज्यूम कर रहे होंगे ना कई सारे स्पीड्स, क्योंकि ट्रू स्पीड आपको चेक करना है। रन योर वेबसाइट स्पीड एट 3 टाइम्स, तो डाउनलोड स्पीड कितना होना चाहिए, अपलोड स्पीड कितना आनी चाहिए, प्रायोरिटी P1, सेवेरिटी S1, एक्चुअल स्टेटस तो आएगा दोनों ना तुम्हारा बाद में, तो ये सब चीजें ब्लैंक रखा। तो ऐसे ही इसने कॉम्बिनेशंस बना के आपको इतने सारे टेस्ट केसेस दे दिए। तो एक बार रिव्यू कर लो, तुम्हें लगता है कि कुछ छोटा उटा है थोड़ा बहुत और ऐड कर सकते हो, नहीं तो उसको टॉप 50 मारो, फिर आप उसमें से टॉप 20 शॉर्टलिस्ट कर लो, राइट? तो एटलीस्ट कुछ तो काम करके दिया। यही काम करने के लिए सोचने में तुम्हें कितना टाइम लग जाता, राइट? तो ये एटलीस्ट टेस्ट केसेस तुम्हें लिख के दे दिया। अब इसको बोलोगे कि इसको डाउनलोड मुझे एक्सेल में करके दे दो, तो करके दे देगा एक्सेल में डाल के। फिर अब इसी के आगे अब हम क्या करें, अगर एक अपना यूआई बनाए, ऐसे लॉजिकल समझो। अब कंपनीज में क्या होता है, कंपनी में हमने एक अपना यूआई बना रखा है, पाइथन यूज किया, डिजांगो से अपना यूआई बनाया, और मैंने चैट जीपीटी की एपीआई परचेज कर रखी है। तो चैट जीपीटी को मैंने इंटीग्रेट कर दिया, तो चैट जीपीटी ये रिस्पॉन्स हमें देगा, हमारे यूआई में दिखेगा, राइट? फिर मैं अपने यूआई में एक बटन बनाऊंगा कि अपलोड दिस टेस्ट केसेस इनटू द जीरा, फिर वहां से जेफायर का इंटीग्रेशन कर दूंगा, तो ये टेस्ट केसेस जाके हमारा ये रिस्पेक्टिव जीरा प्रोजेक्ट में डाल देगा, तो काम खत्म। तो ये चीज टेस्ट केस भी लिखा गया और जीरा में अपलोड भी हो गया। तो सिंपलेस्ट वे हो गया ना एआई का यूज। तो ये काम तुम्हारा दिन भर का 5 मिनट में काम खत्म हुआ। तो प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हुई कि नहीं हुई? दूसरी चीज, सपोज करो अब ये टेस्ट केसेस आपके पास आ गए, अब मुझे क्या करना है एज ए ऑटोमेशन टेस्टर, तो मुझे इसको बीडीडी में ऑटोमेट करना है ना। अब मैं इसको बोलता हूं यू आर द ऑटोमेशन इंजीनियर, नाउ you have to automate these above 20 cases, test cases in Cucumber framework, ठीक है? अब अगर इसको इतना ही इंस्ट्रक्शन दोगे तो ये क्या करेगा, अभी कुकुम्बर फ्रेमवर्क पढ़ाने लगेगा, लेकिन तुमको वो नहीं चाहिए। समझ गए ना? तुम्हें क्या चाहिए, स्टेप बाय स्टेप इसको यूज करना सीखो, स्टेप बाय स्टेप। अब इसको पहले शिफ्ट एंटर करो, कैन यू कन्वर्ट ऑल दीज टेस्ट केसेस इन गर्किन्स फॉर्मेट। पहला स्टेप तुम्हें क्या करना है, इसको गर्किन में हमें कन्वर्ट करना है, 20 सिनेरियोस को। एंटर। तो सबसे पहले गर्किन उठा लो। अब ये टेस्ट केस तुमने कॉपी पेस्ट लाया, या तो इसको यहाँ पे पेस्ट किया और बोलो कि भाई इनको कन्वर्ट करो गर्किन में, तो गर्किन में कन्वर्ट करके दे हमें। तो सबसे पहला काम, नहीं तो तुम्हें मैन्युअली लिखना पड़ेगा पढ़ पढ़ के, तो ये काम करने दो इससे। तो लेट्स सी,
तो मस्त इसने कर दिया, टैग वैग सब लगा रहा है, देख रहे हो। इतना इंटेलिजेंट है, डिफरेंट डिफरेंट ब्राउजर पे भी टेस्ट करवा रहा है आपसे। कर दो भाई, बस करो, 5 ही टेस्ट केस लेना चाहिए था। चलो जो भी है, ठीक है। अब ये दे दिया फीचर फाइल, अब ये कह रहा है आई कैन ऑल्सो जनरेट डॉट फीचर फाइल वो भी करके दे देगा, सीधे कॉपी पेस्ट। लेकिन बस सिंपल सा क्या करो, अब अपने फ्रेमवर्क में जाओ, यहाँ से करो कॉपी कोड, एक गरकिन की फाइल फीचर फाइल बनाओ, कॉपी पेस्ट कर दो। अब कॉपी पेस्ट करने के बाद आपका अगला स्टेप क्या होता है ऑटोमेशन में, कि जाते हो स्टेप डेफिनेशन बनाते हो और उसमें ड्राई रन ट्रू करते हो, फिर रन करते हो तो इसका स्टेप डेफिनेशन जनरेट होता है, फिर कॉपी पेस्ट करते हो। तो इसी को बोल दो कैन यू राइट द स्टेप डेफिनेशंस ऑफ above gherkins, राइट। इस गरकिन को किस में कन्वर्ट करना है, स्टेप डेफिनेशंस यूजिंग सेलेनियम जावा। सिर्फ मैं इतना बोलूं, नहीं तो अभी ये पाइथन में बनाने लगता, राइट। तो कुछ भी ऐसे कर सकता है। तो कैन यू राइट द स्टेप डेफिनेशन ऑफ, अब लेकिन हमने कुकुम्बर बोला था तो बाय डिफॉल्ट वैसे जावा में जाता। तो कैन यू राइट द स्टेप डेफिनेशन ऑफ above gherkin लैंग्वेज गरकिन्स यूजिंग द सेलेनियम जावा, दैट्स इट। तो ये हर एक चीज पॉसिबल, जितने भी स्टेप डेफिनेशंस होंगे उठा के इसको कन्वर्ट करके हमें दे देगा, और हमें उसको भी क्या करना है, कॉपी पेस्ट कर देना है। हमारा काम बस यही रहेगा। कॉपी पेस्ट। तो जब तुम्हें नॉलेज है इस चीज की, तो वही रिपीटेटिव वर्क तुम बार बार कर रहे हो, तो उससे अच्छा है कि जहां तुम्हें दिमाग नहीं लगाना तो वो काम कॉपी पेस्ट ही करो ना। तो थॉट 12 सेकंड, ऑसम, हियर आर द रेडी टू ड्रॉप कंज्यूमर सेलेनियम दिस 20 सिनेरियोस। अब इसने तुम्हें देखो सजेस्ट भी किया कि कैसा तुम्हें हुक्स बनाना चाहिए, क्या क्या चीजें करनी चाहिए, राइट। तो यहाँ पे इसने ये भी फैक्ट ये सब भी दे दिया। मतलब अब ये देखो होता है, कम इंफॉर्मेशन दोगे तो समझेगा बहुत ज्यादा चीजें तुम्हें उठा के देगा। तो इसलिए तुम्हें प्रॉम्प्टिंग ज्यादा एडवांस देना है, ज्यादा डिटेल प्रॉम्प्टिंग देना है, जिससे वो वही चीज करके दे। तो अभी जिस सिर्फ मैंने उसको थोड़ा सा बोला तो उसने बहुत सारी चीजें हमें दे दी जो कि हमें नहीं चाहिए थी। तो इसलिए प्रॉम्प्टिंग इज इंपॉर्टेंट थिंग, कि एग्जैक्ट चीज उसको करानी है तो आपको सब कुछ बताओ कि ये चाहिए ये नहीं चाहिए। तो उसमें नेगेटिव प्रॉम्प्टिंग्स भी होती है कि क्या नहीं चाहिए हमें, तो वो फिल्टर करके देगा, ठीक है। एनीवे, तो अब ये तो पहले पूरी कहानी समझा दिया, पूरा फ्रेमवर्क बना के दे दिया। अगर आपको जरूरत है तो ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली ये हमारा क्या हुआ, स्टेप डेफिनेशन अब लिखा है, राइट। अब आपको चाहिए क्या, पेज ऑब्जेक्ट मॉडल। अब पेजेस बनाने पड़ेंगे इनसे करेस्पॉन्डिंग, राइट। तो पेजेस के अंदर फंक्शनैलिटी चाहिए और साथ के साथ आपको क्या चाहिए, लोकेटर्स वगैरह भी चाहिए। तो पहले तो इसको लिख लेने दो और इसको बोलो प्लीज जनरेट द पेज ऑब्जेक्ट एज वेल फॉर दिस एंटायर सिनेरियोस। तो ये आपके पेज क्लासेस फंक्शंस वगैरह सब बना के दे देगा, बट फंक्शन के अंदर जो कॉमन फंक्शंस होंगे वो आपको नहीं पता। तब हम यहाँ पे लॉजिक अब यूज करेंगे। अब चैट जीपीटी बस, अब हमें जाना चाहिए यहाँ के बाद कहाँ से, कोपायलट के अंदर। ये सब जो काम चैट जीपीटी कर रहा है यही सब काम कोपायलट भी करता विद इन इंटेलिजा। तो ये चीजें मैं आपको इंटेलिजा में भी दिखाऊंगा। इंटेलिजा के अंदर कोपायलट्स भी यही सारे काम करेगा, फटाफट पूरा कोड वहां पे हमें अवेलेबल कर देगा और लिंकिंग भी करेगा वो, ठीक है। फिर उसके बाद मैं एक अपना सैंपल, समझ गए क्या बनाऊंगा, देखो स्टेप बाय स्टेप। जब अगर आपको थोड़ा बहुत भी फ्रेमवर्क याद हो तो मैं क्या करता था, अब इसके बाद एक सैंपल फंक्शंस बनाता था कि जैसे क्लिक करना है, सेंड कीज करना है, ड्रॉप डाउन से वैल्यू सेलेक्ट करना है। तो एक दो फंक्शन तुम बनाओ और उसके बाद उसको प्रॉम्प्ट करो कि राइट ऑल दो जेनरिक फंक्शंस,
all possible generic functions including file upload, alert handling, right, और फिलो whatever तुम तो ऐसे लिस्ट उसको कॉमा दे के बता दो कि इन सबके यूटिलिटी फंक्शंस लिख के हमें दे दो। तो Copilot क्या करेगा, वो सारी यूटिलिटीज तुम्हें लिख के दे देगा, सारी यूटिलिटीज तुम्हारे पास आ गई। अब तुम एक काम करो, एक पेज बनाओ, क्या, लॉगिन पेज, मैन्युअली लॉगिन पेज बनाओ, और उसमें लॉगिन के सिनेरियो के अंदर तुम उन फंक्शंस को एक बार कॉल करो। कैसे कॉल करते हो, कॉल करने के बाद तुम्हारा लॉगिन रेडी हो गया। अब उस लॉगिन पेज को अटैच करो किसमें, Copilot के अंदर, और बोलो कि ये हमारा फीचर फाइल है, ये हमारा स्टेप डेफिनेशन है, ये हमारा पेज ऑब्जेक्ट है, और ये हमारी यूटिलिटी फंक्शन है। इन चारों कॉम्बिनेशन के बिहाफ पे हमें 10 पेजेस ये टेस्ट केसेस के अदर पेजेस भी डिजाइन करो, और उन पेजेस के फंक्शंस के अंदर यही यूटिलिटी फंक्शंस यूज करके दो। तो वो क्या करेगा, इसका एग्जिस्टिंग जो तुमने प्रोटोटाइप बनाया उसका क्या करेगा, प्रोटोटाइप को यूज करेगा, और उसी प्रोटोटाइप के अकॉर्डिंगली तुम्हारे पेजेस डिजाइन कर देगा, समझ गए, और उनमें वही कॉमन यूटिलिटीज फंक्शन यूज करेगा। अगर तुमने फंक्शन का नाम सेट इनपुट रखा है तो हर जगह जहां जहां कहीं पे भी आपको टेक्स्ट बॉक्स में इनपुट करना होगा तो वो रैंडमली कुछ नहीं देगा, प्रॉपर सेट इनपुट फंक्शन ही कॉल करके देगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा, रेफरेंस उसको पहले देना पड़ेगा कि तुम्हारा फीचर फाइल, स्टेप डेफिनेशन, ये और पुराना पेज ऑब्जेक्ट जो तुमने मैन्युअली डिजाइन किया, क्योंकि उसमें तुमने कौन कौन से फंक्शन कैसे यूज कर रहे हो, जब उसको बताओगे और तुम्हारे पास ये यूटिलिटीज फंक्शन है तो वो सेंस करेगा कि हाँ कैसे उसको कौन कौन से फंक्शन कहाँ पे कॉल करना है। तो जब वो फंक्शन डिजाइन करेगा, जब कॉल करेगा तो अननेसेसरी नया फंक्शन ना बना के वो एग्जिस्टिंग फंक्शन को रीयूज करेगा, और नेमिंग कन्वेंशन भी वही करेगा, तो जिससे आपको डुप्लीकेट एफर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो वैसा ही डिजाइन करके देने लगेगा। फिर उसके बाद तुम्हें क्या करना है, अब पर्टिकुलर पेज पे गए तो लॉगिन पेज पे अब मान लो तुम्हें 20 लोकेटर की जरूरत है, समझ गए। फिर लॉगिन पेज पे अब तो लोकेटर अभी नहीं आया, अभी सिर्फ फंक्शनैलिटी आया हमारे पास। फिर लॉगिन पेज को उठाओ, अटैच करो किसके अंदर, Copilot के अंदर, और उसके बाद फिर लॉगिन पेज के व्यू सोर्स में जाओ, उसका पूरा HTML कॉपी करो और उसको भी अटैच कर दो एज ए फाइल, किसको, Copilot में। अब उसको बोलो कि यहाँ पे लोकेटर्स को फाइंड आउट करो और लोकेटर्स की भी मैपिंग कर दो। तो वो क्या करेगा, तुम्हारे HTML से रीड करेगा, लोकेटर्स भी रीड करके लोकेटर बना देगा, और एग्जैक्टली तुम्हारे पेज ऑब्जेक्ट में इंजेक्ट भी कर देगा। तो तुम्हें लोकेटर्स भी बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि तुमने रेफरेंस दे रहे हो उसको। तो यहाँ पे बात क्या है, स्मार्टली तुम उसको स्टेप बाय स्टेप यूज कैसे कर रहे हो। तो तुम्हारा पेज ऑब्जेक्ट भी बना देगा, लोकेटर्स भी फाइंड कर लेगा, हर एक चीज कर करके देखा जाएगा। अब माइनर थोड़ा बहुत डिस्क्रिपेंसीज आएगी तो वो तुम कर ले जाओगे इजिली, लेकिन 90% ऑफ वर्क इन एंटायर ऑटोमेशन वो करके देगा, और अगर आपने स्मार्टली उसको यूज कर लिया तो मतलब जो टास्क ऑटोमेशन का आप 1 महीने में करते, लिटरली मैं बता रहा हूं, मैं 2 दिन में करके वही चीज तुमको दे सकता हूं, 1 महीने का काम। तो तुम तो सेफ हो ना, तुम तो वही काम कर रहे हो अभी भी, लेकिन तुम कितना स्मार्ट हो चुके हो अब ऑटोमेशन यूज करके, मतलब AI यूज करके। तो क्यों कंपनी नहीं चाहेगी कि भाई तुम ऐसा करो, तुम 4 प्रोजेक्ट हैंडल कर लोगे, फिर तो फटाफट प्रोजेक्ट निकालो, और यही काम मैनुअल टेस्टर भी करे तो उनको भी ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। तो हर चीज की इसलिए यूटिलिटीज बनाई जा रही है, हर चीज के AI यूज करके। अब ये सब काम जो बार बार हम कर रहे हैं, इन्हीं काम को अगर आपने एक पैटर्न में सेट कर ले गए तो इसका एक एजेंट बना लो, और एजेंट बनाने के बाद इस सारे पैटर्न को एजेंट को समझा दो, तो यही चीज फिर एजेंट अपने आप करना शुरू कर देगा। तो प्योर AI का मॉडल डिजाइन कर दिया आपने ये काम करने के लिए। तो ये बन गया डिजिटल इंजीनियर, कि आपके बिहाफ पे रिक्वायरमेंट लेगा तो रिक्वायरमेंट भी लेने की जरूरत नहीं, जीरा आईडी आपने पास किया, जीरा से लिया, एपिक पढ़ेगा, यूजर स्टोरी पढ़ेगा, रिक्वायरमेंट जाके टेस्ट केसेस भी जीरा में डाल देगा, उसका ऑटोमेशन स्क्रिप्ट जनरेट करेगा, हर चीज करके फिर बोलो गिट में चेक इन भी करने को, तो एजेंट गिट में भी कोड चेक इन मार देगा। तो एजेंट का काम वही है ना, कि एजेंट आउट ऑफ बॉक्स जाके करता है, एक्टिविटी परफॉर्म करेगा। तो एजेंट का काम वहां पे अब क्या आ जाएगा कि गिट में कोड चेक इन करना, जेनकिन के जॉब को ट्रिगर करना, ये सब करके कर देगा एजेंट आपका ये काम। तो ये पूरा काम अब AI के थ्रू अगर हो रहा है तो क्या प्रॉब्लम है आपको ये सीखने में। तो दिस इज द वे ऑफ वर्किंग। तो कंपनियां आपको हटा नहीं रहे, आपको और स्मार्ट बनाने की कोशिश कर रही है। तो जिससे क्या होगा कि
अगर कंपनी के पास कैपेसिटी नहीं है कि 2-3 प्रोजेक्ट और ले आ पाए क्योंकि रिसोर्स नहीं है, तो एग्जिस्टिंग रिसोर्स इतने स्मार्ट हो जाएंगे कि और भी 10 प्रोजेक्ट वो हैंडल कर सकता है। समझ गए? और प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है तो समझ रहे हो कि कितना ज्यादा काम होगा। कि पहले मान लो एक साल में, एक एग्जांपल लेता हूं कि लेट से एक साल में 50 रिक्वायरमेंट पहले डिलीवर होती थी। अब एआई, अगर सब लोगों ने, पूरी कंपनी ने एआई सीख गए, मतलब हर एक लेवल पे, क्योंकि हर एक लेवल पे एआई है। हम अभी आपको एग्जांपल किसके दिया? टेस्टिंग के लिए। डेवलपर अपने हिसाब से सोचेगा तो डेवलपर अपने हिसाब से कोड लेगा, राइट? वो लिख के देगा कि हर एक, जैसे एपीआई कोई डिजाइन कर रहा है, एपीआई की पोजो क्लास बना के देगा, गेटर सेटर हर चीज वो लिख के देगा उसके रिक्वायरमेंट के हिसाब से। उसका जेसन बनाएगा, जेसन रीडर बनाएगा, हर एक चीज। स्प्रिंग बूट फ्रेमवर्क यूज कर रहे हो चाहे जो यूज करो, सब में वो करके देगा। अब ये तो हमने यूआई की बात की, एपीआई होता तो और आसान। अब एपीआई में तुम अपना स्वैगर इसको अटैच करो, स्वैगर फाइल, ये तुम्हें पूरा एपीआई के पॉसिबल एंड टू एंड ऑटोमेशन करके दे देगा। इतना इफिशियंट है ये। तो यही चीज इंपॉर्टेंट है। अब प्रोडक्ट ओनर हो, बीए हो, डेवलपर हो, कोई भी किसी भी रोल पे हो, हर एक रोल के लिए एआई यूज होता है। और पूरी कंपनी अगर एआई सीख गई तो जो 50 रिक्वायरमेंट हम एक साल में डिलीवर करते थे वो 250 डिलीवर कर सकते हो। तो मतलब 5 टाइम्स ज्यादा कंपनी का प्रॉफिट बढ़ गया। तो क्या प्रॉब्लम है? हमारा भी प्रॉफिट बढ़ेगा। तुम्हारा भी बढ़ेगा ना, कंपनी को फायदा होगा तो तुम्हारा भी बढ़ेगा, सिंपल सी बात है। और ऐसे काम में तुम्हारा मन भी लगेगा करने में, रिपीटेटिव वर्क तो नहीं ना। स्मार्ट वर्क जब मिलेगा तुम्हें करने के लिए, तुम उस काम को एंजॉय कर पाओगे। आलस भी हो जाएगा थोड़ा सा, लेकिन स्मार्ट वर्क करके तुम काम को एंजॉय कर सकते हो। तो कुछ भी ऐसा नहीं रहेगा कि ये पॉसिबल नहीं है। तब आप हमेशा हर चीज को एक नए नजरिए से देखोगे कि ये भी चीज हम ट्राई किया जा सकता है, एटलीस्ट इम्पॉसिबल तो नहीं है। क्योंकि जब तक ट्राई नहीं किया तब तक कैसे बोल सकते। तो दिस इज द एरा ऑफ ऑटोमेशन। और पर्सनल से लेके प्रोफेशनल से लेके नए नए सॉल्यूशंस तक ये डिजाइन करने में हेल्प करेगा। सिर्फ तरीका आपको पता होना चाहिए कि इसको यूज कैसे करना है। समझ गए? तो अपना काम यही है। तो आज का आपका असाइनमेंट 2 है। एक तो चाहे जो भी 10 रिक्वायरमेंट अपने दिमाग में सोचो जो डे टू डे लाइफ में करते हो, 5 पर्सनल, 5 ऑफिस का। मतलब 10 यूज केस आपको खोजना है, 5 पर्सनल लेवल पे, 5 ऑफिशियल। मतलब ऑफिशियल का मतलब ऑफिस के यूज केसेस को सोचो और उसको जाके जनरेटिव एआई के डिफरेंट डिफरेंट टूल पे उनको सर्च करने की कोशिश करो। फिर देखो कि वो क्या क्या इंफॉर्मेशन आपको लाके देता है। ठीक है? अब वो जब 10 यूज केसेस तुम्हारे पास आ गए, अब जो ऑफिस के यूज केसेस होंगे तुम्हारे पास, अब उनको ये सोचना है कि यहाँ पे एआई कैसे काम कर सकता है। जब तुम्हारे दिमाग में यूज केस होगा तब एआई के बारे में सोचोगे, क्योंकि वो चैट जीपीटी की एक लिमिटेशन है। ये क्या करेगा? आपको कोड या सजेशन देगा, लेकिन एक्शन कौन को परफॉर्म करेगा? जैसे अगर मैंने इसको दिया तो फ्लाइट की लिस्ट तो दे दी, लेकिन मैं बोलूं जाके बुक कर दे फ्लाइट, तो नहीं कर पाएगा ना। तो अगर वो बुक करना है तो अब एआई एजेंट चाहिए हमें। तब हम एजेंट बना के उसको वो डेटा देंगे, वो जाके बुकिंग भी करेगा। उसके पास हमारी इन्फॉर्मेशन होगी, हमारे क्रेडिट कार्ड इन्फॉर्मेशन होगी, सब चीजें रखेंगे, लेकिन उसको लोकल सिस्टम पे रखो। ठीक है ना? तो ये सब सारी चीजें हैं जो हमें प्रैक्टिकली करें। तो यूज केसेस अगर आपके पास रहेंगे तब हमारे लिए वही प्रोजेक्ट होगा, और वही प्रोजेक्ट के साथ साथ हम उस पर काम करना स्टार्ट करेंगे। तो हम डायरेक्ट रियल टाइम पे प्रोजेक्ट पे ही काम करेंगे। थियरी हम साथ के साथ लर्न करेंगे कैसे, कि जैसे मैं बताऊंगा कि अब ये मॉडल हमने डिजाइन किया, अब इसमें एल्गोरिथम कौन सा यूज मशीन लर्निंग का करना है, कि सुपरवाइज, अनसुपरवाइज या रीइंफोर्समेंट लर्निंग। तो पहले आपको लिस्ट दिखाऊंगा कि ये एल्गोरिथम्स है। इन एल्गोरिथम्स के काम क्या क्या है, कि लीनियर रिग्रेशन पे कौन सा काम करेगा, क्लासिफिकेशन पे कौन सा काम करेगा, इमेज बेस्ड कौन सा काम करेगा, वीडियो बेस्ड कैसे काम होगा, राइट? तब हम वहां से सटीक एल्गोरिथम्स फाइंड आउट करेंगे। और हर एक एल्गोरिथम में एक्टिवेशन फंक्शंस होते हैं, उनको यूज करके कितना ज्यादा हम उसको रिफाइन कर सकते हैं, इफिशिएंट, फाइन ट्यून कर सकते हैं, वो कोडिंग के थ्रू कर करके हमें ट्राई करना पड़ता है। तो हम वहां पे वो थियरी सीख जाएंगे कि कौन कौन से एल्गोरिथम है, एल्गोरिथम काम कैसे करता है ना। फिर डेटा बनाना पड़ेगा। तो डेटा बनाना, क्लीन करना, ट्रांसफॉर्म करना, तो वो डेटा इंजीनियरिंग हमारे पास आ जाएगा कि अब इसको डेटा है तो डेटा बना बनाया है, अब कहीं पे डेटा बना बनाया मिलेगा तो हम प्रैक्टिकली यूज कर लेंगे। लेकिन अब कंपनी के लिए तुम रियल टाइम पे बना रहे हो तो वो डेटा तुम्हें कंपनी से फाइंड आउट करना पड़ेगा। कैसे?
कहीं से भी डेटा लेक से डेटा उठाना है, कहीं डेटा कुछ जगह एक्सेल पे पड़े होंगे, कहीं डीबी में पड़े होंगे, कहीं किसी एप्लीकेशन में, हर जगह से डेटा कलेक्ट करके पहले अपने हिसाब में उसको ट्रांसफॉर्म करोगे ना मॉडल के लिए, फिर उसमें से डिवाइड करोगे डेटा को कि लेट से 80% ट्रेनिंग डेटा, 20% टेस्टिंग डेटा, या 70% ट्रेनिंग डेटा, 30% टेस्टिंग डेटा। तो उस डेटा को डिवाइड करेंगे, मशीन में फीड करेंगे, तो वो ट्रेनिंग डेटा पे ट्रेंड होगा, फिर वो टेस्टिंग डेटा पे टेस्टिंग भी हम उसकी करके देखेंगे कि मॉडल का इवैल्यूएशन क्या है। समझ गए? तो सीधे सीधे वो कोड बेस ही ट्राई करते रहना है। एक मॉडल बनाने में एक दिन नहीं लगेगा, क्योंकि हम उसको फाइन ट्यून करने में टाइम लगेगा। एक्यूरेसी कैसे कैसे धीरे धीरे बढ़ रही है। 10 लोग को फिर यूज करने के लिए, फिर 10 लोग जब उसको यूज करेंगे तो उसमें एक थंब का आइकन, ऐसे थंब होगा, एक ऐसे वाला उल्टा थंब होगा। तो अगर इसने एक्यूरेट दिया तो उसको एप्रिसिएट करो कि ये सही है, तो वो क्या होगा, एप्रिसिएट होगा अपने आप में, क्योंकि दिमाग है ना बच्चों जैसा, तो सीखेगा हाँ ये मैंने सही काम किया, रिवार्ड मिला, तो वो उस टाइप की चीजों पे ज्यादा फोकस करेगा। फिर थंब वाला थंब डाउन का दिया तो वो गलती दोबारा नहीं करेगा। तो वैसे फिर वो मॉडल के अंदर इंटेलिजेंस ही बढ़ती चली जाएगी। तो 10 लोग को जब हम टेस्ट करने के लिए देंगे, थंब आइकन यस नो करते करते वो मॉडल मैच्योर होता चला जाएगा। तो हर एक चीज ऐसे स्टेप बाय स्टेप करनी है। तो असाइनमेंट समझ में आया? तो पहला असाइनमेंट इन सबको ट्राई करना है, और दूसरा यूज केसेस आपको फाइंड आउट करना है। विदाउट यूज केसेस कुछ नहीं होने वाला, नहीं तो हम नॉर्मल यूज केस पे चलेंगे। समझ गए? तो यूज केस इज इंपॉर्टेंट। तो सब लोग अपने अपने यूज केसेस पे काम करोगे, दैट वुड बी द बेस्ट वन। ठीक है? तो अगले क्लास में हम स्टार्ट करेंगे ML, मतलब सॉरी, अच्छा अभी तो पहले यही करना है। तो हम अगले क्लास में क्या करेंगे, आपको स्टार्ट करेंगे प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। तो पहले ये खत्म करना पड़ेगा ना हमें 2 महीने में। तो प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग सीखेंगे, फिर अलग अलग प्रॉम्प्ट्स कैसे बनाते हैं, राइट, और प्रॉम्प्ट्स को कैसे हम देते हैं डिफरेंट डिफरेंट AI के सॉल्यूशंस में। ये चीज हम सीखेंगे जिससे एक्यूरेट डेटा है, एक्यूरेट डेटा को ट्रांसफॉर्म कर सके। अब जैसे कुछ काम चैट जीपीटी ने जैसे एक्सेल में दे सकता है, हमें कोई इमेज डिजाइन करना है, हमें इसको बोलना है कि प्रेजेंटेशन बना के खुद दे दे, हमें बोलना है कि एक्सेल में फॉर्मूला बना के दे दे। तो ऐसे जो बेसिक काम है जो सबको यूज में आते हैं, वो सब चीजें इससे हम बोलेंगे और ये हमारे लिए करके देगा, इवन विदाउट क्रिएटिंग एनी एजेंट। समझ गया? तो एक्सेल, पावर पॉइंट, समराइज करना, डॉक्यूमेंट्स को रीड करके रिक्वायरमेंट बनाना हमारे लिए, ये सब सारे काम स्टेप बाय स्टेप। तो जितने यूज केसेस आप फाइंड आउट करके लाओगे, वही आपका प्रैक्टिकल करने का तरीका हो जाएगा। तो देखो आप क्या क्या मैनुअल काम करते हो डेली लाइफ में, ऑफिस में, फाइंड आउट करो, लिस्ट बनाओ, और हर एक चीज का हम AI सोल्यूशन खोजेंगे। समझ गए? एनी क्वेरी, एनी क्वेश्चन? तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। हेलो सर। हाँ बोलो। सर अभी आपने जो बताया अभी कि अभी जैसे ये उनकी टेस्ट केसेस जो आपने मतलब ChatGPT को पूछा है, लेकिन अभी हमारे रियल प्रोजेक्ट में तो बहुत सारे टेस्ट केसेस होते हैं, तो फिर उसको हम मतलब उसको भी हमको ChatGPT से मतलब पूछ कर ही सारा करना है क्या? अब ये डिपेंड करता है कि सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है तो डायरेक्ट ChatGPT से नहीं पूछना, अगर तुम्हारी कंपनी में नहीं है तो। क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में यही बताया कि कंपनी के डेटा के साथ खेलना आसान नहीं है। अगर कोई सेंसिटिव इंफॉर्मेशन नहीं है, नॉर्मल थिंग्स है, तो यू कैन डू दैट। अदरवाइज बेटर टू डिस्कस विद योर मैनेजर और फाइंड द गेट द अप्रूवल फर्स्ट, कि तुम ChatGPT यूज करके, बट तुमको पहले अपना बताओ उसको कि अगर मैं ChatGPT यूज करूंगी तो ये सारी चीजें हमारे लिए आसान हो जाएंगी, ये चीजें हम इतने जल्दी कर पाएंगे। वो हाँ बोलता है, अप्रूवल देता है तो कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। बट बी माइंडफुल हमेशा ChatGPT को कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन शेयर करने के लिए। ठीक है ना? कि कुछ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है, मैट्रिसेस आपके पास है, और बोलो कि इसको तुम डेटा जनरेट करके दो, इसका ये बना के दो, नहीं। बी केयरफुल ऐसे चीजों के लिए। नॉर्मल चीजों के लिए डेफिनेटली यू कैन डू दैट, दैट्स नॉट ए प्रॉब्लम। बट ऑलवेज इट इज गुड टू लूप इन योर मैनेजर, कि एटलीस्ट उसको पता हो, तुम्हारे पास अप्रूवल होना चाहिए, क्योंकि जितना ये अच्छा भी है, डेंजरस भी है, मिसयूज बहुत करेगा डेटा का। ठीक है? सर AI डेवलपर के कोर्स में क्या एडिशनल होगा अपार्ट फ्रॉम जो आपने कवर किए जेनेटिक AI में? जनरेटिव AI में जस्ट हम क्या करने वाले हैं, AI फॉर ऑल, मतलब हर एक लेवल पे AI को कैसे यूज करना है, स्पेशली एक्सेल में, पावर पॉइंट में, डॉक्यूमेंट समराइजेशन में, PDF जनरेशंस, राइट। इसके अलावा
जैसे टेस्ट केस लिखना, फिर इसके अंदर ही हम को पायलट भी पढ़ेंगे, राइट? तो टेस्ट केस जनरेशन, कोड कैसे लिखेंगे, फ्रेमवर्क कैसे बनाएंगे, फ्रेमवर्क को एक फ्रेमवर्क से दूसरे फ्रेमवर्क में माइग्रेशन करना हो, नया एड ऑन करना हो, नया इंटीग्रेशन करना हो, तो ये सब सारी चीज़ों का हेल्प लेके हम एग्जिस्टिंग चीज़ों को कितना बेस्ट कर सकते हैं वो सब सारी चीज़ें करेंगे बेसिकली। राइट सर। नहीं सर, आपने कल थर्ड एक मॉड्यूल बताया था ना एआई डेवलपर का। हाँ। एआई डेवलपर एंड एजेंटिक एआई कोर्स में क्या डिफरेंस है? बेसिकली आप एडिशनल क्या कवर करने वाले हो एआई डेवलपर में? तो एक हो गया एजेंटिक एआई में आप एजेंट बनाओगे और एजेंट के साथ काम करोगे। तो एआई डेवलपर में क्या होगा कि मल्टी लेयर एजेंट्स होते हैं जैसे, राइट? अब जैसे एक एजेंट एक काम करेगा, लेकिन अगर तुम्हें एक इंटायर एप्लीकेशन डिजाइन करना है बड़ा, तो उसमें हो सकता है ना हर एक टास्क के लिए अलग अलग एजेंट होंगे, और हर एक अलग अलग एजेंट, मल्टी मॉडल एजेंट जिसको बोलते हैं, वो एजेंट आपस में काम कैसे करेंगे एक दूसरे से मतलब जैसे एक कंपनी में एक टास्क को परफॉर्म करने के लिए क्यूए, डेवलपर्स भी ये सब अलग अलग रोल कर रहे हैं, लेकिन एज ए टीम एजाइल में बन के वो एक चीज को डिलीवर कर रहे हैं। तो वहां पे मल्टी मॉडल एजेंट में क्या होगा कि सारे एजेंट आपस में कोलैबोरेट करके एक दूसरे की हेल्प करके एक सिस्टम को कैसे डिजाइन करते हैं, राइट? फिर उसको डिप्लॉय कैसे करते हैं। तो इसमें मेनली चला जाएगा हमारा कंप्यूटर विजन, कैसे चीजें अडॉप्ट करेंगे सारी चीजें, फिर मतलब वो सबका मिक्स होगा। फिर एमएल ऑप्स होगा उसके अंदर, जैसे डेवऑप्स होता है, एमएल ऑप्स पूरा मॉडल डिप्लॉय कैसे होगा, सारी चीजें। तो मतलब वो बहुत एडवांस लेवल पे रहेगा। फिर उसकी इंटीग्रेशन, उसकी हम एपीआई बनाएंगे, तो उस एपीआई को कैसे हम किसी यूआई एप्लीकेशन के साथ इंजेक्ट कैसे कर सकते हैं, राइट? फिर जैसे छोटा यूआई डिजाइन करना, फिर उसके अंदर छोटा एपीआई डिजाइन करना, तो वो यूआई के थ्रू एपीआई ट्रिगर होगी, एपीआई मॉडल से इंटरेक्ट करेगा, फिर मॉडल जो है आपको रिस्पांस देगा, फिर एपीआई के थ्रू हमारे पास आएगा, हमें यूआई में कैसे दिखेगा। तो मतलब एक तरीके का पूरा डेवलपर बन गया ना। तो उसमें पूरा पाइथन और फुल स्टैक डेवलपर का रोल रहेगा एक तरीके से। ओके सर, गॉट इट, थैंक्स। ओके ओके सर एक और क्वेश्चन था। हाँ सर अभी आपने जो बताया ना, जैसे कुकुम्बर फ्रेमवर्क का आपने जो सारा सेटअप है वो हम तो एआई से पूछ लेंगे, लेकिन हम जो लोकेटर जैसे यूज करते हैं उसको फिर हम जैसे मैन्युअली हम करते थे वैसे ही कोडिंग में हमको करना होगा क्या? देखो सिंपल सी बात है, एआई का काम है कि तुम्हारा काम पूरा रिप्लेस नहीं करेगा, राइट? ये मैक्सिमम चीजें आप इसकी हेल्प लेके लोकेटर्स वगैरह ये बना के देगा। कहीं पे लोकेटर अच्छा नहीं बनता है तो तुम्हें, अब डायनेमिक होगा लोकेटर, तो ये नहीं समझ पाएगा ना उस सिचुएशन को, क्योंकि तुमने जो पेज दिया उसके हिसाब से उसने काम करके दिया। अगर वो एलिमेंट बार बार चेंज हो रहा है तो नहीं समझ, तब तुम्हें अपना प्रॉपर रिलेटिव एक्सपाथ बनाना पड़ेगा, समझ गए ना? तो वहां पे कुछ जगहों पे इसकी डेफिनेटली आप ह्यूमन इंटरवेंशन की जरूरत पड़ेगी और वो करेगा। हर जगह ये नहीं सक्सेस होगा। तो जहां पे डायनेमिक चीजें आएंगी, इसको नई अंडरस्टैंडिंग है तो ये करेगा। या तो फिर उसको डिफरेंट सिचुएशन बता दो, ऐसा भी होता है, ऐसा भी होता है, ऐसा भी होता है, तब वो तुम्हारे लिए डायनेमिकली जनरेट करके दे देगा। तो जब तक तुम इससे खेलना स्टार्ट नहीं करोगे तब तक तुम इसकी कैपेबिलिटीज को समझ नहीं पाओगे। सिंपल है। वही बात होगा कि पिच पे उतरे ही नहीं, सेंचुरी बनेगा कैसे? आओ पिच पे एक दो बार बॉल खेलो, आउट हो, फिर झेलो डिफरेंट बॉलर्स को, फिर देखो सेंचुरी बनेगा। प्रैक्टिस तो चाहिए ना, तभी हम उसके आगे सोच पाएंगे। ओके, थैंक यू एवरीवन, थैंक्स फॉर योर टाइम, बाय।